हाय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवानी अग्रवाल, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपसे काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ है, लेकिन अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें इतना मिला है। टेक्निकल कम्युनिकेशन अगर बात करें तो आपने हमारे सॉफ्ट स्किल के वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो आप ही के कारण से, आप ही के सपोर्ट, आपके प्यार के कारण से एक बार फिर से टेक्निकल कम्युनिकेशन का नया सिलेबस लेकर बहुत ही रिफाइंड वे में, बहुत ही ओरिजिनल वे में हमने अपने कंटेंट को डेवलप किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने गेटवे क्लासेस के व्यूअर्स के लिए। तो आइए, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। एंड वीडियो जो है वो वन शॉट वीडियो है यूनिट 1 की टेक्निकल कम्युनिकेशन में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। छोटी सी यूनिट है, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो लेट अस हैव अ ग्लांस ऑन द सिलेबस ऑफ यूनिट 1। अगर बात करें तो रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें फ्लो वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन देयर कम्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, दिस वन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट। और ये फिर हम अब अगर बात करें कोड एंड कंटेंट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, ये आपके 2 मार्क्स में ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। एंड मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी कि कौन सी बात कब, कहाँ, कैसे कही जाती है। कौन सी बात कब, कहाँ, कैसे कही जाती है। सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो विद दीज होप्स कि हमारा वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप इसे सुनना पसंद करेंगे। और यही चीज़ जो है वो अप्लाई होती है कम्युनिकेशन पर। अगर आपके अंदर, आपको पता हो कि स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक कंटेंट किस तरह से स्पेसिफिक स्टाइल में डेवलप करना है, तो यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। और एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, क्योंकि अक्सर बंद कमरे में जाले लग जाते हैं। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। और अब इंग्लिश की तो बहुत, हिंदी की तो बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं अपने असली कंटेंट पर, क्योंकि हमें इंग्लिश में ही डेवलप करना है। तो अगर हम कम्युनिकेशन को एक प्यारी सी कोटेशन में बांधना चाहें तो कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज़ इसेंशियली ए ब्रिज ऑफ मीनिंग, ये एक मीनिंग का ब्रिज है बिटवीन पीपल, एंड बाय यूजिंग दिस ब्रिज ए पर्सन कैन सेफली अक्रॉस द रिवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है, यहाँ तक है कि एक कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग का ब्रिज है। और इस ब्रिज का यूज़ करके लोगों के बीच में, मीनिंग का ब्रिज है और इस ब्रिज का अगर डेलिबरेटली यूज़ करा जाए तो एक पर्सन जो है वो अंडरस्टैंडिंग की रिवर को बहुत ही सेफली अक्रॉस कर सकता है, यानी कि बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से जो है अंडरस्टैंडिंग दोनों ही लोगों में या 2 से अधिक लोगों में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। तो कम्युनिकेशन का क्या रोल है, to develop ample quality of understanding, trust, confidence. There is an essential ingredient, and that is none else but communication, communication and कम्युनिकेशन। तो जो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। अगर लिटरेरी फॉर्म में देखें तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स, वन इज़ कम्युनिस एंड अदर वन इज़ कम्युनिकेयर। कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट की बात करें अगर तो कम्युनिस्ट जो वर्ड है उसका मतलब है कॉमन, और अगर कम्युनिकेयर की बात करें तो उसका मीनिंग है शेयरिंग। तो हैंस वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज़ द कॉमन शेयरिंग ऑफ। अब कॉमन शेयरिंग है किस चीज़ की, न्यूज़ की, व्यूज़ की, आइडियाज़ की, थॉट्स की, परसेप्शंस की, इमोशन, फीलिंग्स, न्यूज़, है ना। तो इन सब की कॉमन शेयरिंग है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी फ्रॉम मनु टू श्वेता, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी, एंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, यानी कि फ्रॉम अमन श्रीवास्तव ग्रुप टू शिवानी अग्रवाल ग्रुप।
तो इस तरह से क्या है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कॉमन शेयरिंग है न्यूज़, व्यूज़, आइडियाज़ की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप एंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। इन अदर वर्ड्स अगर हमें डिफाइन करना हो कम्युनिकेशन को तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम इंटरैक्ट करते हैं, व्हेन वी इंटरैक्ट, व्हेन वी कन्वर्स, व्हेन वी एक्सचेंज और शेयर और ट्रांसफ़र आर फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियोलॉजी, डिसीजंस, सजेशंस, एडवाइस एंड द लाइक, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जब हम एक्सचेंज कन्वर्स करते हैं या तो पर्सनल लेवल पर या कैजुअल लेवल पर या फिर इनफॉर्मल ग्राउंड्स पर, जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो दिस इज़ नोन एज जनरल कम्युनिकेशन। अब अगर बात करें तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। फिनोमेना का मतलब होता है घटना, एक बहुत ही कॉमन सी फिनोमेना है, एक बहुत आम घटना है ह्यूमन सोसाइटी में। और इनफैक्ट जो है ह्यूमन सोसाइटी में एक व्यक्ति को सर्वाइवल के लिए दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म एंड दिस इज़ ए मैंडेटरी टर्म एंड कंडीशन टू गो अहेड एंड टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। इवन इतनी इम्पॉर्टेंट घटना है ये, इतनी ज़्यादा मैंडेटरी है ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कि इवन फ्रॉम द एंशियंट एज व्हेन लैंग्वेज वाज नॉट देयर, व्हेन देयर वाज नो लैंग्वेज टू एक्सप्रेस थॉट्स, तो जब लैंग्वेज भी नहीं थी एंशियंट एज में, एंशियंट एरा में, तो कम्युनिकेशन हैज़ बीन एग्जिस्टिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ये एन है, ह्यूमन बींग्स इन वन वे और द अदर, इन वन फॉर्म और द अदर। तो उस समय भी जब ह्यूमन सोसाइटी में लैंग्वेज का विदाउट द हेल्प ऑफ लैंग्वेज पीपल डिड कम्युनिकेट विद वन अनदर, समटाइम्स थ्रू जेस्चर्स, पोस्चर्स, समटाइम्स थ्रू लिटिंग फायर, समटाइम्स थ्रू बीटिंग ड्रम्स, और समटाइम्स थ्रू जस्ट शाउटिंग और मेकिंग ऑकवर्ड नॉइजेज। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जब लैंग्वेज के बिना भी एंशियंट एज से कम्युनिकेशन होता आया है। कम्युनिकेशन इनफैक्ट इज़ एन इसेंशियल टर्म एंड कंडीशन ऑफ बीइंग सोशल होने की एक आवश्यक घटना है। एंड व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल बीइंग्स, जो हमें एक चीज़, वन एंड ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल बीइंग्स, दैट इज़ ओनली कम्युनिकेशन। वो भी कम्युनिकेशन ही है जो हमें पशुओं से अलग करता है। अब आता है कि रोल क्या है कम्युनिकेशन के, और देखिए 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको लगा हुआ मिल जाएगा, आप इसे प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर सेग्रीगेट करा है कि कम्युनिकेशन के रोल क्या हैं। इस तरह से आप चार्ट बना दीजिएगा। मैंने 5 रोल इसमें बताने की कोशिश की है और आप चार्ट ज़रूर बनाइएगा। तो पहला है जो हमारा वो है सोशल लाइफ। हमने अभी यहाँ बताया था कि कम्युनिकेशन जो है वो एक आवश्यक टर्म एंड कंडीशन है। अच्छा, कम्युनिकेशन की एक बार डेफिनेशन और नज़र डाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइंस मैनेजमेंट एसोसिएशन, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन एक ऐसा व्यवहार है जो मीनिंग के एक्सचेंज के रूप में जिसका रिजल्ट निकलता है। यानी कम्युनिकेशन को हम ऐसे व्यवहार के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिस व्यवहार का रिजल्ट क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मीनिंग का आदान प्रदान। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन और समर ने बोला है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। यानी कम्युनिकेशन जो है फैक्ट, आइडियाज़, इमोशंस, ओपिनियंस का आदान प्रदान है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में। एक जो ये परिभाषा है ये मेरी बहुत फेवरेट है और मैंने जैसे कि स्टार्ट भी करा था कि कम्युनिकेशन क्या है? इसेंशियली एक ब्रिज ऑफ मीनिंग है बिटवीन पीपल एंड बाय यूजिंग दिस ब्रिज वन कैन सेफली अक्रॉस द रिवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसी में ये आगे है नेट टर्नर है ये। नेट टर्नर की डिफिनीशन है कि गुड कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी। एक अच्छा कम्युनिकेशन एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की ओर ले जाने के लिए, कन्फ्यूज़न से को ख़त्म करने और क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए ये एक ब्रिज है। रॉबर्ट एंडरसन ने कहा है कम्युनिकेशन एक इंटरचेंज ऑफ थॉट्स है, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन है बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। तो कभी कम्युनिकेशन क्या है इनके अकॉर्डिंग? थॉट्स, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है। कभी स्पीच के द्वारा, अगर हम स्पीच की बात करें तो वर्बल के द्वारा, मतलब कभी राइटिंग के द्वारा, राइटिंग का मतलब है रिटन के द्वारा, मतलब कभी वर्बल यानी ओरल के द्वारा, कभी रिटन के द्वारा और कभी साइंस यानी कि नॉन वर्बल के द्वारा।
तो इनके हिसाब से भी डेफिनेशन चारों ही बहुत अच्छी हैं। आप कुछ क्वेश्चन में 2 डेफिनेशन लिख दीजिएगा और कोई और क्वेश्चन आएंगे तो 2 और लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है हमारा। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस होता है, कभी वर्बल के माध्यम से और कभी नॉन वर्बल के माध्यम से। अब आते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन पर, जो हम डिस्कस कर रहे थे। 7 मार्क्स में आएगा। 5 रोल में मैंने 5 एरियाज़ में इसे सेग्रीगेट करा है, डिवाइड करा है। पाँचों ही एरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। सोशल लाइफ अगर हम बात करें तो मैं जैसे अभी बता ही रही थी कि कम्युनिकेशन किसी भी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सोसाइटी में, मतलब किसी भी समाज में रहने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारा सर्वाइवल भी कम्युनिकेशन से होता है। एक कॉमन फिनोमेना है सोसाइटी का। तो कम्युनिकेशन इसेंस है सोशल लाइफ का। मैन बीइंग ए सोशल एनिमल नीड्स टू कम्युनिकेट वन अनदर। क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं इसीलिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। हमें जो डिफरेंट शेड करता है एनिमल से, वो भी कम्युनिकेशन है। और क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन? क्योंकि कम्युनिकेशन अलाउ करता है हमें अपनी फीलिंग सेंटिमेंट और आइडियाज़ शेयर करने के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए और थॉट्स का आदान प्रदान करने के लिए। इन आवर डेली लाइफ कम्युनिकेशन हेल्प अस टू बिल्ड रिलेशनशिप, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स। हमारी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन हमारी मदद करता है रिलेशनशिप बिल्डअप करने में और पहले से जो रिलेशनशिप है उनमें बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने में। अब देखिए, मान लीजिए आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे, तभी तो आप दोस्त बना पाएंगे, है ना। और इसी तरह से मान लीजिए आपकी कोई दोस्ती बन गई है, तो अगर आपने कम्युनिकेशन बीच में ख़त्म कर दिया तो दोस्ती इतनी अच्छी नहीं रह पाती है ना। जब आप मिलते रहें, बात करते रहें, तभी तो दोस्ती में तभी तो वो जो दोस्ती का बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन हो पाता है। ये तो ऐसा पौधा है दोस्ती का कि जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन के वाटर से इसे सींचा जाए, जितना ज़्यादा इसे इरिगेट किया जाए कम्युनिकेशन से, उतना ज़्यादा ये चेरिश होता है, ब्लसम होता है। तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है? टू बिल्ड अप न्यू रिलेशनशिप्स एंड टू स्ट्रेंथन बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप। It helps to motivate one another, comprehend one another's needs, feelings and passions। ये कम्युनिकेशन ही है जिसके द्वारा हम लोगों को अच्छे अच्छे वर्ड्स में मोटिवेट कर पाते हैं, इंस्पायर कर पाते हैं, उनके अंदर एनर्जी और स्पार्क को इन्फ्यूज़ कर पाते हैं और उनकी नीड्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, पैशंस को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, यानी अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अगला आता है, इट अलाउज टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, टू बी एम्पैथेटिक, to negotiate at times when some disputes occur। dispute का मतलब है लड़ाई झगड़ा। तो ये हमारा कहाँ पर काम आता है? जो है लोगों की नीड्स को, लोग एक दूसरे को जानने और समझने के लिए, नो एंड अंडरस्टैंड करने के लिए, टू बी एम्पैथेटिक, एम्पैथी दिखाने के लिए। और कभी कभी जब 2 पार्टीज़ में या 2 से अधिक ग्रुप्स में डिस्प्यूट्स हो जाएं तो उनके बीच एक मीडिएटरशिप निभाने के लिए, उनके बीच मीडिएट करने के लिए, उनके बीच नेगोशिएट करने के लिए और एक मिडवे निकालने के लिए इन विच दे फील इक्वली जस्टिफाइड एंड इक्वली ट्रीटेड। अगला आता है, कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इम्पार्ट सजेशंस, एडवाइस एंड काउंसलिंग। तो दिस इज ओनली कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन that allows us to counsel other people, advise other people and to give important suggestions to other people। तो hence these are some of the purposes of communication for social life या in social life। अगला आता है हमारा for organizational goals। तो कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड है फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, उसके कामकाज को के स्मूथ कंडक्शन के लिए कम्युनिकेशन ठीक इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना लाइफ के लिए ब्लड इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल इनफैक्ट जो है, द मोर डायनेमिक एंड द मोर क्वालिटेटिव एंड द मोर फ्रीक्वेंट आवर कम्युनिकेशन will be, the more transparent we will be in our communication, the more there are chances for us to grow as a professional। तो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कम्युनिकेशन पर। अब ये कम्युनिकेशन कैसे मदद करता है? Effective communication may contribute in building trust, boosting the morale of the employees,
to motivate them and inspire them in their tough and difficult times. अगर बॉस का कम्युनिकेशन अच्छा है एंड बॉस और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे कम्युनिकेशन है तो ये क्या करेगा, ट्रस्ट बिल्डअप करने में सहायता करेगा. यानी आपका अगर आपका जो है एम्प्लॉयर आपसे मिलने आता रहता है ना, तो आप क्या करेंगे, चेरिश्ड फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे और आप एक कनेक्टिविटी फील करेंगे. तो ट्रस्ट भी ऑटोमेटिकली फिर आप ट्रस्ट देंगे उसको और उसका ट्रस्ट जीतेंगे. आपने कोई काम करा और आपका बॉस आकर अगर आपको चेक कर लेता है तो आप उसका ट्रस्ट जीत लेते हैं और आपको भी उसका मतलब ये वाइस वर्सा होता है. आप उसका ट्रस्ट जीत लेते हैं और वो भी आपका ट्रस्ट जीत लेता है कि वो अगर आएगा, मोटिवेट करेगा आपको, आपसे कम्युनिकेट करेगा तो आप और कुछ अच्छा करेंगे, है ना. बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ का के टफ टाइम में, अनमैनेजेबल अनसर्टेन टाइम्स में या अनएक्सपेक्टेड जब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उस टाइम में जब वो बहुत डिमोरलाइज्ड फील करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है. कम्युनिकेशन आल्सो सर्व्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में यानी झगड़ों का सुलटारा करने में भी काम आता है. टू लिसन टू देयर ग्रेवेंसेस, लोगों के शिकवे और शिकायतें सुनने के लिए काम आता है. लोगों के बीच नेगोशिएट कराने के लिए काम आता है एंड लोगों के बीच मिडवे निकालने के लिए, ये मिडवे है, लोगों के बीच मिडवे निकालने के लिए भी काम आता है. ऐसा मिडवे जो दोनों ही डिस्प्यूटेड पार्टीज़ को सुटेबल होता है, जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को फील होता है कि उनके साथ जस्टिस हुआ है. आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन कहाँ मदद करता है, टू गेट द वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले काम करेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. आपको अपने कर्मचारियों से, आपको अपने जूनियर्स से काम कराना होता है ना. एक टीचर खुद ही पढ़ाता रहे तो वो सक्सेसफुल होगा क्या? कभी भी नहीं होगा. तो एक टीचर जब अपने बच्चों से काम करवाएगा, अपने बच्चों को इतना मोटिवेट और इतना जागरूक कर देगा, इतना कैपेबल बना देगा कि वो भी काम करने लगे, तभी तो उसकी सफलता है. तो कम्युनिकेशन जो है वो लोगों से काम लेने में, टू क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स और कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशंस को क्लियर करने में, टू कनेक्ट विद देम, उनसे कनेक्ट करने में और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है. Even to drive their commitment and loyalty, an employer should be communicative with his employees from time to time. अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट ले सकें, लॉयल्टी ले सकें, वफादारी ले सकें, तो भी आपको क्या करना होगा, आपको उनसे समय समय पर मिलकर उनसे बातचीत करनी होगी. तो इस तरह से ये हो गया आपका. अब आता है ये तो सेकेंड पॉइंट था ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब आता है आपका फॉर बिजनेस. तो बिजनेस के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? टू गैदर इंफॉर्मेशन. अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. इफ़ यू वांट टू सेट अप ए कैफेटेरिया, नहीं टी शॉप, अगर आपको सिंपल सी, क्योंकि मैं टी लवर हूँ तो मैं टी का ही एग्जांपल दूंगी. आप कुछ और एग्जांपल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. अगर आपको टी शॉप कहीं पर खोलना है तो आप क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी. किस बारे में? कि वहाँ के लोगों का टी, कौन सी फ्लेवर की टी पसंद है, उनके फ्री टाइम्स क्या है, टी टाइमिंग्स क्या हैं, उनका बजट क्या है. फिर आपको देखना होगा कि वहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी टी स्टॉल वाले हैं, वो किस तरह से कौन कौन से फ्लेवर दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं. तो ये सारा जो है रेट लिस्ट उनकी लेनी पड़ेगी, मेन्यू लेना पड़ेगा. तो इन सब को लेने में आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी. और बिज़नेस को चलाने में इन्फॉर्मेशन गैदर करने का बहुत बड़ा रोल है. जितनी रिच इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस फ्लरिश होगा, फूलेगा फलेगा. टू कन्वे क्लियर मैसेजेस कन्वे करने के लिए, क्लियर मैसेजेस कन्वे करने के लिए, एंड टू कन्विंस अदर्स. देखिए बिजनेस में तो जितना ज़्यादा आप लोगों को कन्विंस कर लेंगे, परसुएट कर लेंगे, उतनी ज़्यादा आप सफलता प्राप्त करेंगे. तो लेकिन उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है. परसुएट करने में जैसे आपको होर्डिंग डिज़ाइन करने हैं या फिर आपको पोस्टर्स बनाने हैं, एडवर्टीजमेंट बनाने हैं, तो आपको उसके लिए भी तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है. अगला आता है टू रिकग्नाइज द नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स की नीड को
रिकग्नाइज, पहचानने के लिए, टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी आपको बार बार कम्युनिकेशन करना होगा अपने कस्टमर्स से, आपको उनका फीडबैक कलेक्ट करना होगा, और इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। अगला आता है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, एक अच्छी मजबूत और कोऑपरेटिव टीम को बिल्डअप करने के लिए, और उस टीम में टीम स्पिरिट की भावना को डालने के लिए, टीम वर्क डालने के लिए, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन डालने के लिए भी आपको टाइम पर अपने लोगों से मिलना होगा और कम्युनिकेशन करना होगा। अब आता है फॉर लीडरशिप। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ए गुड लीडर विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, बहुत सही बात कही है इन्होंने कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनना उतना ही मुश्किल है बिना कम्युनिकेशन के जितना लाइफ को आगे चलाना बिना खाने के। तो एक तरह से फूड है ना, क्या है अच्छा कम्युनिकेशन, इट्स जस्ट लाइक फूड फॉर गुड लीडर। एक इन्होंने कहा है कि हार्वर्ड बिजनेस, देखिए ये सारे नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बहुत रिसर्च करके डेवलप करे हैं, और ऐसा डाटा आपको अभी, ऐसा कंटेंट आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपके नोट्स बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। और आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों को भी, अगर आप गेटवे क्लासेस से प्यार करते हैं, क्योंकि नोट्स वाकई में बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है, बहुत ही लेंथ में है, बहुत ही मतलब इलेबोरेटिव है, और ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बहुत ओरिजिनल है। तो अकॉर्डिंग ना तो चैट जीपीटी से हमने डेवलप करे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है कि चैट जीपीटी करो और आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। मैंने कहीं कहीं हेल्प ली है चैट जीपीटी से, लेकिन पूरा कंटेंट उसी का उठाकर रख दिया, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं करा। मैंने वहाँ से सिर्फ एक आइडियाज़ लिए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कहीं कहीं हेल्प ली है, लेकिन आइडियाज़ लिए हैं, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में डेवलप करने की पूरी तरह से कोशिश की है। उसके बाद भी आपको इन पॉइंट्स को पढ़कर अपने कुछ पॉइंट्स आपको बनते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप अगर एक पॉइंट लिखेंगे तो 50,000 नहीं बल्कि 52,000 का इस समय व्यूअरशिप है गेटवे क्लासेस का, तो 52,000 में से कम 25,000 लोगों को आप बेनिफिट करेंगे, और ये आपके लिए और मेरे लिए और गेटवे क्लासेस के लिए आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जो आपके नाम के साथ हम डिक्लेयर करेंगे अगले वीडियोस में। तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी में ये बताया गया है कि 69% ऑफ मैनेजर्स रिपोर्ट दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग विद देयर एम्प्लॉयज़ इन जनरल। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी में ये एक रिपोर्ट आई है कि लगभग 69% मैनेजर्स ने ये बोला कि वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से जनरल में, और इसका उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज मिल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि लीडरशिप के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कहाँ वर्क करता है लीडर के लिए? टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग हिज टीम, टू कोलैबोरेट विद टीममेट्स। जब तक आप मिलेंगे नहीं, अपने टीममेट से बातें नहीं करेंगे, तो आप ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर पाएंगे और टीममेट से कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, तो बातचीत करना और उनसे इंटरेक्शन करना अपने टीममेट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला आता है टू डिस्ट्रीब्यूट द असाइनमेंट्स एज पर द इंटरेस्ट एंड स्किल और टू द इंडिविजुअल्स। काम का बंटवारा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन ही मदद करता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की रुचियों को, इंटरेस्ट को, स्किल को, पोटेंशियल को, उनके जो है रुझान को पहचान पाएँ, और उस रुझान को देखते हुए अगर आप उनके इंटरेस्ट और स्किल को देखते हुए उनके बीच में काम का बंटवारा करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब किसी को रुचि और इंटरेस्ट और योग्यता और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम दिया जाता है तो वो कई गुना ज़्यादा अच्छा करके देता है। अगला आता है हमारा टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। अगोनीज का मतलब चिंता होता है, उनकी चिंताएं समझने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्रोवाइड दैम बेस्ट सुटेबल सजेशंस। तो ये भी ज़रूरी है एक लीडर के लिए कि अपने लोगों से जुड़ा रहे, वो उनकी प्रॉब्लम्स में साझेदार हो, उनकी चिंताओं को जाने समझे और उनका प्रॉपर सोल्यूशन निकाल कर टाइम पर दे। एक अगला आता है टू इन्फ्यूज़ इन दैम द स्ट्रेंथ एंड स्पार्क एंड एनर्जी एंड दस है यहाँ पर एंड दस टू प्रोड्यूस आउटकम्स, बेस्ट आउटकम्स। तो लीडर का काम ये भी है कि वो अपनी टीम में समय समय पर एनर्जी डाले, स्ट्रेंथ डाले और स्पार्क, एक बिजली डाले, एक जोश डाले, ताकि वो अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट आउटकम दे सकें। टू लीड द टीम को आगे ले जाने के लिए, लीड करने के लिए, एंड टू नर्चर फ्रेंडली बॉन्डिंग। नर्चर का मतलब डेवलप करना ही होता है, फलना फूलना।
तो टीममेट्स के बीच में एक फ्रेंडली बॉन्डिंग लाने में भी लीडर का काम होता है। मान लो दो लोगों में लड़ाई हो गई तो ये लीडर का ही काम है कि उनका हैंडशेक करवाए और उनके बीच में जो शिकायतें शिकवे हैं उनको ख़त्म करे। अगला रोल आता है फॉर अ टीचर। देखिए कई बार आपने ये देखा होगा, बिफोर वी स्टार्ट एलैबोरेटिंग द पॉइंट्स लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपने कई बार देखा होगा कि एक पीएचडी स्कॉलर जो पढ़ाने आते हैं हमें टीचर, तो मैं जनरलाइज नहीं कर रही, मैं कभी कभी आप नोट करिएगा, कभी कभी होता है रेयर ऑफ सरकमस्टेंसेज में कि एक पीएचडी स्कॉलर भी अपने बच्चों को उतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ा पाता, कि नॉलेज होती है लेकिन नॉलेज को वो अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। लेकिन कभी कभी एक फ्रेशर आदमी भी बहुत अच्छे से पढ़ा ले जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। जो उसके माइंड में थॉट्स हैं उनको बच्चों तक ला सके, उसके लिए जो ब्रिज है वो कम्युनिकेशन ही है। तो टू बी ए सक्सेसफुल टीचर कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। एक टीचर को एक्सप्रेसिव होना चाहिए और कम्युनिकेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो मैंने यहाँ नहीं भी लिखा है वो ये है कि उसको कम्युनिकेटिव होना ही चाहिए। हाउसोएवर नॉलेजेबल ए टीचर इज़, एक टीचर कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, बट इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल हिज नॉलेज गोज़ इन वेन। इन वेन का मतलब व्यर्थ में। तो इन लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स नॉलेज सारी की सारी वेन हो जाती है, व्यर्थ में चली जाती है। क्यों चली जाती है? बिकॉज ही वुडंट बी एबल टू डिलीवर हिज नॉलेज इन इफेक्टिव वे इन प्रॉपर वर्ड्स। वो अपनी नॉलेज को प्रॉपर वर्ड्स में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। तो दीज आर सम ऑफ द रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम पर्पसेस पर। तो रोल और पर्पस लगभग एक से ही हैं, कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं पर्पस। अगर ब्रॉडली बोलें तो देयर आर 3 मेन पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये इस तरह से आप चार्ट बना दीजिएगा ज़रूर से। 3 मेन पर्पसेस हैं: टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू परsuade। इंफॉर्मेशन, अब देखिए आज के एरा में, आज के युग में, एरा का मतलब क्या है? आज के युग में एवरीबडी ऑफ अस नीड्स टू बी अपडेटेड एंड नीड्स टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। आज के युग की डिमांड क्या है कि हम अपडेटेड रहें और इन्फॉर्म्ड रहें। और अपडेशन में और इन्फॉर्मेशन मतलब टू बी अपडेटेड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड वी नीड कम्युनिकेशन। कैसे? इन्फॉर्मेशन कहाँ काम करती है? अब जब आप एक कोई मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। टू सीक एडमिशन, सीक का मतलब सर्च करना। टू सीक एडमिशन इन सम गुड ऑर्गेनाइजेशन वी सर्फ वेरियस वेबसाइट्स, रीड सेवरल ब्रोचर्स, go through different advertisements, and bringing all these यानी bringing websites to us, bringing brochures to us, bringing different advertisements to us, communication plays its vital role in designing advertisements, websites and brochures। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एडमिशन लेना होता है तो हम पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट सर्च करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ब्रोचर्स यानी प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, और इन सब को बनाने में यानी वेबसाइट डिज़ाइन करने, ब्रोचर डिज़ाइन करने और एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करने में किसकी ज़रूरत है? कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए आगे, ये चीज़ हमने आपको ऊपर भी बताई थी बिजनेस वाले पॉइंट में। जब हमें कोई होटल या बिज़नेस सेटअप करना होता है तो वी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द नीड्स ऑफ द लोकल सिटीजन्स। हमें उस एरिया के बाज़ार की तलाश करनी होती है, और उसमें आता है, जब मार्केट की तलाश करते हैं तो उसमें आता है हमें लोकल सिटीजन्स की नीड्स, उनका बजट यानी परचेजिंग कैपेसिटी, उनके अपने कॉम्पिटिटर्स के रेट और उनके आइटम्स जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उन सब के बारे में एक जानकारी इकट्ठी करनी होती है। और उसके लिए कम्युनिकेशन करना होता है, हमें लोगों से मिलना होता है, बातचीत करनी होती है। तो फॉर दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू कम्युनिकेट टू ए नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये तो इंफॉर्मेशन के 2 एग्जाम्पल हो गए। अब आता है हमारा टू इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब पहले समझ लीजिए। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश, निर्देश का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू ऑब्वियसली, एंड व्हाट टू डू के साथ एक चीज़ हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ये लिख सकते हैं आप, ये चार्ट बना के लिख दीजिएगा, है ना। अब in our day-to-day life, daily life, we are expected to fulfill various responsibilities। अगर हम इवन पर्सनल लेवल की भी बात करें तो मम्मी हमें सुबह बताती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड टू बी द बेस्ट परफॉर्मर,
चाहे वो बी इट एट आवर होम और बी इट एट आवर वर्किंग फील्ड, यानी बी इट ऑन पर्सनल लेवल और ऑन प्रोफेशनल लेवल, वी हैव टू just follow certain instructions. For example, if you are going to organize alumni meet, freshers day, your management passes some instructions in form of notices, है ना, सर्कुलर, कि ये इतने बजे करना है, ऐसे करना है, डिसिप्लिन कौन मेंटेन करेगा, तो ये सब कुछ। या आप ही कोई एल्यूमनाई मीट कराते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉमिटीज़ डिज़ाइन करते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट कॉमिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें और उन तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यही तो होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो उसके डिज़ाइनिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशन काम आता है। इंस्ट्रक्ट करने में हम डेली लाइफ में अपनी वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें फुलफ़िल करनी होती हैं, और चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो बाहर की बात हो, यानी कि बी इट our personal field or professional field, we are expected to do certain responsibilities, and to be the best performer on personal and professional both levels, we have to follow a number of instructions. Instructions का मतलब होता है what to do, what not to do, and when to do and how to do, कैसे करना है, कब करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फ्रेशर्स पार्टी, एल्यूमनाई मीट अगर आप ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं, तो आपका मैनेजमेंट आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देता है इन फॉर्म ऑफ नोटिसेस एंड सर्कुलर्स। तो इन सब के डिज़ाइनिंग में क्या यूज़ होता है, कम्युनिकेशन यूज़ होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जब हम कोई भी मोबाइल गैजेट खरीदने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जाते हैं, तो आपने देखा होगा उसके साथ हमेशा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, एक गाइड होती है, मैनुअल गाइड होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस तरह से जो है किस तरह से आपको उसको पर्टिकुलरली यूज़ करना है। तो विद आवर परचेज ऑफ एनी गैजेट वी आर गिवन सम इंस्ट्रक्शन मैनुअल और इंस्ट्रक्शन गाइड दैट ट्रेन अस ऑफ हाउ टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट। एंड इन द डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मैनुअल व्हाट वी यूज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू मेक इट इजी, इंटरेस्टिंग एंड ग्रास्पिंग। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। जब आप बीमार होते हैं एंड आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक पर्चा लिखता है जिसको प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। जनरली आप पर्चा बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो वो जो पर्चा होता है, मतलब डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है, दैट इंस्ट्रक्ट अस ऑफ विच मेडिसिन इज to be taken at what time and how. So in the designing of that prescription also, the thing that is using, that is communication only. So here are 3 examples कि instruction manual में, notices circular के designing में और डॉक्टर के prescription में जो यूज़ होता है, जिससे हमें instruction दिए जाते हैं, वो यूज़ होता है वो communication। अगला पर्पज़ है to persuade। देखिए, परसुएशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे आप स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ में परसुएशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एक अच्छे परसुएडर हैं, अगर आपके अंदर अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। द मोर डायनेमिक एंड इफेक्टिव योर कम्युनिकेशन वुड बी, द मोर देयर आर चांसेस फॉर अस टू परसुएड आवर रीडर्स। जितने ज़्यादा डायनेमिक और जितने ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उतना ज़्यादा लोगों को, रीडर्स को, लिसनर्स को जो है क्या कर पाएंगे, परसुएड कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। Communication help us to persuade our clients and customers. For example, the convincing trailer of a movie help us to be a big hit. अगर ट्रेलर है किसी मूवी का, और देखिए ये मैंने अपनी तरफ से बहुत ही ओरिजिनल एग्जाम्पल लिया है, आप भी दीजिएगा कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स। अगर एक मूवी का ट्रेलर जो है वो इसे बहुत बड़ी हिट बना देता है, क्योंकि पता होता है टेक्निकल कम्युनिकेटर को कि कौन सा पार्ट लेना है, किस तरह से लेना है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ जो इतनी अच्छी निकलती भी नहीं है, लेकिन उनका ट्रेलर अच्छा होता है तो वो हिट बना देता है उन्हें। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है ए 30 सेकेंड्स एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा कि 15 सेकेंड्स का इवन एडवर्टीजमेंट्स क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को पॉपुलर बना देता है नेशन वाइड एंड इवन ग्लोबली। इसी तरह से एक कन्विंसिंग डायलॉग ऑफ ए मूवी लीव्स एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन टू इट्स ऑडियंस फॉर डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब दशकों तक। इंडेलिबल इम्प्रेशन का मतलब है अमिट छाप। तो एक मूवी का जो डायलॉग है वो अपने
लिसनर्स पर या अपने दर्शकों पर इतना स्पेक्टेटर्स पर इतना अच्छा प्रभाव डालता है कि वो सालों तक उसे याद रखते हैं। अब जैसे ये शोले मूवी के कुछ डायलॉग्स आपको आज तक याद हैं, आपने तो देखी भी नहीं होगी उस समय, है ना। ऐसे ही 3 इडियट्स के कुछ डायलॉग्स अच्छे से याद हैं। और इसी क्रम में मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगी कि ये एक मूवी आई है 12th फेल रीस्टार्ट, ये विधु विनोद चोपड़ा की मूवी है और इसके भी कई डायलॉग्स जो हैं वो हिट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा उनका डायलॉग डिलीवरी है, उनका कम्युनिकेशन, उनमें जो यूज़ हुआ है कंटेंट वो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन ही है, तो वो बहुत अच्छा है। तो ये हमारे परसुएड है करने के कुछ एग्जाम्पल थे। अब इन तीनों पर्पसेस के अलावा कम्युनिकेशन कुछ और भी पर्पसेस सर्व करता है, जैसे विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी कैन ड्राफ्ट ए कन्विंसिंग रिज्यूमे टू सेल आवर स्किल्स एंड पोटेंशियल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हम अपना इफेक्टिव और बहुत ही स्पीकिंग, बहुत ही बोलता हुआ रिज्यूमे अपना ड्राफ्ट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव रिज्यूमे ड्राफ्ट कर सकते हैं। ए फिजिशियन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन कैन मिनिमाइजेज हाफ ऑफ द पेन ऑफ हिज पेशेंट। आपने देखा होगा, आपको बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ में आप फिजिकली, लेकिन आपका डॉक्टर जो है बड़े ही सूदिंग वर्ड्स में, बड़े ही पोलाइटली आपको, अरे कुछ नहीं हुआ है आपको, आप तो ठीक हो जाएंगे, ये कोई रोग है। और देखा होगा आपने, कुछ नर्सेज होती हैं वो आपको बात करते करते आपको इंजेक्शन लगा देती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो कम्युनिकेशन ही है जो फिजिशियन, जिसके बेसिस पर आपके अपने पेशेंट का आधे से ज़्यादा दर्द जो है वो मिटिगेट कर देता है, कम कर देता है। इसी तरह से मैं एक बात और भी कहने वाली थी, फिजिशियन करते करते मुझे अभी इंस्टेंटली एग्जाम्पल आया। एक पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिशियन होता है वो भी तो अपने बातों में जाल में आपको फंसाकर जो है आपसे वोट ले लेता है ना, वो बाद में कुछ भी करे, बट अपने इम्प्रेसिव स्पीच के द्वारा, अपने इम्प्रेसिव भाषण के द्वारा वो आपके वोट लेने में जो है क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इन डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज़ रियली एन इंसेपरेबल पार्ट। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल दुनिया है, दुनिया का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो ऐसे डिजिटलाइजेशन के एरा में कम्युनिकेशन तो बिल्कुल एक इंसेपरेबल पार्ट है। और विद इफेक्टिव कंटेंट एंड कम्युनिकेशन सक्सेस कम्स ओवरनाइट। सक्सेस रातों रात आपके पास आ जाती है। ओवरनाइट का मतलब रातों रात, बहुत अच्छा वर्ड है, आप याद रखिएगा। जैसे कैसे आपने देखा होगा, आपने YouTube का कोई चैनल बनाया, बड़ा अच्छा सा आपने बड़ा बोलता हुआ सा उसका थंबनेल बना लिया, तो आज आपका वायरल होने के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हैं। आपका YouTube चैनल पे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं कहीं पर, या फिर तो पॉडकास्ट में आप अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो या फिर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इन सब के डिज़ाइनिंग में क्या यूज़ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन। तो ये हमारे कुछ रोल और पर्पसेस थे। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। अब आता है हमारा अगला, आता है लेक्चर 2 में टारगेट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आइए टाइप्स पढ़ लेते हैं। बहुत आसान से टाइप्स हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जब आप करेंगे तो इस तरह का आप एक चार्ट बना लेंगे। बहुत आसान सा होता है, देखिए ऐसे करके, और मैंने लगभग 8 टाइप्स दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। तो चार्ट ज़रूर बनाइएगा, और भी अच्छा अगर चार्ट बना सकते हैं तो आप भेजिएगा गेटवे क्लासेस के इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। आपका चार्ट पसंद आया तो अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपका चार्ट ज़रूर दिखाएंगे हम। तो कीप ऑन सेंडिंग योर वाइब्रेंट चार्ट्स। अभी आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन विच इज़ कैरीड ऑन फेस टू फेस और एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन। वो उस टाइप का कम्युनिकेशन जो फेस टू फेस करा जाता है या एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन। एक ईदर एंड का मतलब सिरे पर, एक दूसरे सिरे पर करा जाता है टेलीफोन के, दैट इज़ नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। या फिर हम बहुत ही ईजीएस्ट वर्ड में कह सकते हैं कि व्हेन सेंडर एंड रिसीवर, व्हेन both the parties are in physically present and in their presence, in their physical presence, the communication is done, that is oral communication. फिर और भी ज़्यादा अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है तो हम लिख सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। एग्जाम्पल में फिर आप इस तरह से कुछ बना दीजिएगा, बहुत ही वाइब्रेंट सा, क्योंकि AKTU के जो चेकिंग है उसे जीतने के लिए तो आपको
प्रेजेंटेबल रहना ही पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल है इंटरव्यू, स्पीच, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन। बाकी एग्जाम्पल की हम आपसे वेट करेंगे आपकी तरफ से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो जब टाइप आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिएगा। ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो इट हेल्प्स टू क्लियर डाउट्स, कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एट द वेरी स्पॉट। क्योंकि दोनों पार्टीज फिजिकली प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के, तो देयर आर अगर इसमें हैं भी डाउट आते भी हैं तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट हम क्या कर सकते हैं, इन्हें क्लियर कर सकते हैं। इमीडिएटली हमें कोई बाधा नहीं होती, ऑन द स्पॉट ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आगे आता है इट सेव्स मच ऑफ आवर टाइम। अगला आता है ओरल कम्युनिकेशन इज़ परसुएसिव एट टाइम्स। अब ये परसुएसिव क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो हमारे सामने होता है, तो हम उनके फेस रिएक्शन से उनके एटीट्यूड और मूड को रीड कर सकते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ और उनकी रिक्वायरमेंट्स को, लाइकिंग डिसलाइकिंग को रीड करके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को मोल्ड अप कर सकते हैं। तो जब लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझते हुए उनको बोला जाएगा तो उनको पसंद ही आएगा चीज़। अगला आता है ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस। ओरल कम्युनिकेशन फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने में भी मदद करता है। अगला आता है ओरल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। झगड़ों का सुलटारा करने में भी काम आता है। क्यों काम आता है? झगड़ों को रिजॉल्व करने में, झगड़ों को हल करने में। क्योंकि दोनों ही इफेक्टिव पार्टीज़ हमारे सामने होती हैं, तो हम दोनों को बिठाकर आमने सामने बहुत सारी बातचीत करके मिडवे निकाल सकते हैं। इट इज़ सेफ टू शेयर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मेथड है, अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है तो अगर आप मतलब जाकर डायरेक्टली कर लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है अपनी कॉन्फिडेंशियल बात को शेयर करने का। क्योंकि अगर आपने फ़ोन पर करी तो भी कोई सुन रहा हो सकता है, या फिर आप मैसेज में कर लेंगे तो भी शायद लीकेज के चांसेस रहते हैं। तो लेकिन इसमें जब आप फेस टू फेस करते हैं तो लीकेज के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है? इफ़ ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी गिवन, इट इज़ नॉट ए प्रॉपर मेथड बिकॉज मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मे बी स्किप्ड ऑन द वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रूल्स रेगुलेशंस की एक लिस्ट बनानी है ना, आपको टर्म्स एंड कंडीशन बनाने हैं, तो दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर मेथड बिकॉज आप जब कन्वे करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बीच में ही छूट जाएंगी। ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट कंटेन लीगल वैलिडिटी। इसमें कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती बिकॉज देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ व्हाट इज़ सेड। क्या कहा गया है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। अगला आता है इट कैन नॉट बी केप्ट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। इसको हम फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जैसे आप नोट्स आपने रिटन में, आपकी मैम ने कुछ काम कराया रिटन में, तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं कॉपी के फॉर्म में। लेकिन जो क्लास में मैडम लेक्चर लेकर चली गई, जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आप उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। It saves time only in daily interactions, but in case of conducting interviews, seminars, etc., it is very time taking. अब हमने बात करी थी कि ये बहुत टाइम सेविंग है, लेकिन टाइम सेविंग कब है? जब डेली इंटरेक्शन कर रहे हो तब टाइम सेविंग है। लेकिन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में कई बार इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने में, सेमिनार्स कराने में ये बहुत टाइम टेकिंग है। फॉर एग्जांपल 100 कैंडिडेट आए हुए हैं और 100 कैंडिडेट को अगर आपको 1-to-1 वाइवा लेना है उनका, तो इट विल टेक होल डे और इवन 2 days। बट उन 100 कैंडिडेट को रिटन में अगर आपको कोई एग्ज़ाम कराना है तो इट विल टेक ओनली 2 hours और 3 hours, है ना। तो ये डिसएडवांटेजेस है इसके। अब आते हैं अगला टाइप पर, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन सच कम्युनिकेशन है दैट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट फॉर्म। ब्लैक एंड वाइट का मतलब जो लिखित में उपलब्ध होता है, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, जो या तो हार्ड कॉपी की फॉर्म में होता है या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है। और इसके एग्जांपल क्या हैं? लेटर्स हैं, रिपोर्ट, थीसिस, नोटिस, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, मेमोरेंडम्स, एजेंडा। बाकी एग्जांपल क्या? वेट कहाँ से रहेगा? आपकी तरफ से रहेगा। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो मैं बता दूं, जो उसके ओरल के डिसएडवांटेज हैं वो इसके एडवांटेज हैं, और जो ओरल के जो मतलब इसी तरह से ओरल के जो एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और ओरल के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो रिटन के एडवांटेजेस हैं। तो खैर इतना कन्फ्यूज़न क्या ही क्रिएट करना, बता ही देते हैं। एडवांटेजेस हैं, रिटन की बात कर रहे हैं। रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कीप द मैसेज सेफ फॉर लॉन्ग टाइम। जो उसका डिसएडवांटेज था वो यहाँ इसका एडवांटेज बन जा रहा है। रिटन
कम्युनिकेशन में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वी कैन कीप द मैसेज सेफ फॉर लॉन्ग टाइम, इवन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चलती रहेंगी। इट सेव्स टाइम एंड मनी। अगर हम मान लीजिए, हम देखिए एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 500 बच्चों को डील कर सकते हैं, लेकिन वही मैटर अगर हम टाइप करके कहीं भी डाल दें, वेबसाइट पर डाल दें, तो उसको लाखों करोड़ों लोग पढ़ सकते हैं। तो टाइम का बहुत सेविंग होता है, और जब टाइम का सेविंग होता है तो ऑटोमेटिकली मनी और एनर्जी का भी सेविंग होता है। अगला आता है, इट हैज़ ए वाइड एक्सेस। जैसा कि मैंने अभी बताया, वाइड एक्सेस है, इसकी बहुत विस्तृत पहुंच है, कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। क्लास में तो आप केवल बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, अब यूट्यूब चैनल पर आप सब कितने लोग हमें इसको, हमारे कंटेंट को एक्सेस कर रहे होंगे। अगला आता है, और आपकी दया रही तो और भी लोग एक्सेस कर पाएंगे अगर आप इसे शेयर कर देंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, बिकॉज जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा नया है। रिटन कम्युनिकेशन एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। एक्यूरेट क्यों होता है? क्योंकि जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़, जैसे आपने देखा होगा, जब आप मैसेज लिखते हो कोई भी, तो आप बहुत बार उसे पढ़ते हो, उसमें थोड़ा बहुत जो कमियां होती हैं वो ख़त्म कर लेते हो। तो रिटन कम्युनिकेशन को भी ड्राफ्ट करने में 1-2 बार, फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले रफ ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो उसमें जो भी पिटफॉल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन आ जाता है। प्रिसीजन का मतलब संक्षिप्तता। अगला आता है हमारा, इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ इफ़ टाइम डिमांड्स। सो ये प्रूफ के रूप में भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं अगर टाइम आता है, क्योंकि देयर इज़ ए प्रूफ ऑफ व्हाट इज़ सेड। तो लीगल वैलिडिटी भी है इसमें कहीं ना कहीं। अब आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में है, इट मे क्रिएट कन्फ्यूज़न, डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बिकॉज इफ़ आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आपको जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इट इज़ सेल्डम फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। इट लैक्स पर्सनल टच, इसमें लैक माने कमी होती है पर्सनल टच की, क्योंकि सामने वाला हमारे सामने नहीं होता, तो पर्सनल टच की इसमें कमी होती है। अगला आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल, एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स, इट नीड्स लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज, कर्सी एंड मैनर्स, एटिकेट्स, and we have to use polite soft tone, and we have to maintain the dignity and courtesy in formal communication. Example में बात करें, official letters, demi official letters, business letters, condolence letters, condolence messages, है ना, condolence मैसेजेस का मतलब है शोक संदेश, जो आप अखबार में भी पढ़ते होंगे, उठावनी वगैरह के। ग्रीटिंग कार्ड्स है ना, इसको बहुत ध्यान से बनाना होता है। आइए एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ड्यू टू इट्स सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज एंड नेचर टोन, वी कैन इजीली इम्प्रेस द रिसीवर, वी कैन इजीली इम्प्रेस द फेवर ऑफ, वी कैन इजीली विन द फेवर ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेटर, एंड वी कैन एक्सपेक्ट ए फेवरेबल रिजल्ट। क्योंकि इसकी टोन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है, तो हम इजीली किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। Reader can easily be converted into customer, तो there are ample chance of converting a reader into a permanent customer। रीडर को हम अपना कस्टमर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इट लीड्स टू है ए गुड डील ऑफ एग्जॉर्शन ऑफ एट टाइम्स। एग्जॉर्शन का मतलब दबाव, इसमें कई बार बहुत ज़्यादा दबाव भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मैसेज अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड वाले ग्रुप में भेजना है, तो आप ऐसे ही भेज देते हो, लेकिन वही मैसेज जब आपको ऑफिशियल ग्रुप में भेजना होता है, तो आपको बहुत चेक करना पड़ता है, और कई बार तो दूसरों से भी चेक कराना पड़ता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हमारा अगला टाइप है। इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर नीड्स नो फॉर्मेलिटीज़। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम अपनी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स, अपनी फ्रेजियोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा कम्युनिकेशन, क्योंकि सिंस दिस कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड या दिस कम्युनिकेशन इज़ मेड फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, हैंस इट कंटेन्स शॉर्टेंड वर्जन ऑफ वर्ड्स। अब शॉर्टेंड वर्जन ऑफ वर्ड्स में होता है, जैसे 9 लिखना है आपको, तो आपने ऐसे लिख लिया, है ना। फेवरेट लिखना है तो इस तरह से लिख लिया। तो इट में कंटेन शॉर्टेंड वर्जन ऑफ वर्ड्स। इट में इवन कंटेन स्लैंग्स। स्लैंग्स का मतलब है, स्लैंग्स का मतलब गाली नहीं है, स्लैंग्स का मतलब है थोड़े अपभ्रंश शब्द, यानी कि थोड़े जो है आम बोलचाल के शब्द।
एग्जाम्पल है व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेजेस, लव लेटर्स इज़ आल्सो एक एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एडवांटेज यही है कि इट में इंक्रीज फ्रेंडली रिलेशंस। डिसएडवांटेज मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट मेरे को एक सक्षम कौशिक हैं हमारे गेटवे के चैनल के भी काफ़ी अच्छे व्यूअर हैं और हमारे भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था डिसएडवांटेज कि इसमें क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, वी में मीन्स लॉट ऑफ आवर प्रोडक्टिव टाइम में किल इन चैटिंग एंड गॉसिपिंग। बहुत सारा जो हमारा इम्पॉर्टेंट टाइम है वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में किल हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम एक बार चैट में लगते हैं तो हमारा आधा घंटा 1 घंटा पता नहीं कहाँ पर किल हो जाता है, तो इट में किल आवर टाइम, है ना, इट इज़ टाइम किलिंग। तो थैंक यू सक्षम। आगे चलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन कम्युनिकेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ माउथ और वॉइस। जब देखिए ये ओरल वाला ही है, मैंने बस टाइप बढ़ाने के लिए लिख दिया है इसमें। जब माउथ से होता है, वॉइस से होता है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेगोशिएशन और इंटरव्यूज़। एडवांटेज है इट इज़ ईजी टू एक्सेस एंड देयर इज़ नो बाउंड्रीज दैट कैन हिंडर इट। हिंडर का मतलब रोकना, कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती जो इसमें व्यवधान डालें, बाधा डालें। डिसएडवांटेज देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ व्हाट इज सेड एंड इट कैन नॉट बी कैप्ट इन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में नहीं रखा जा सकता। अब आते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे नॉन वर्बल पढ़ाना था इसलिए मैंने नॉन वर्बल भी एक बार बता दिया आपको, लेकिन वो ओरल और वर्बल एक ही चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है वी फेल टू कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। वो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या हम इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स। दैट इज़ वाई वी मोस्ट ऑफ द मैनी ऑफ द टाइम्स वी हैव टू से कि वी डोंट हैव प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स, या वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स। कई बार कहते हैं ना हम कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, है ना, शब्द नहीं है मेरे पास अपनी फीलिंग बताने के लिए। तो एट दैट टाइम आवर एक्शन स्पीक्स ए लॉट, क्योंकि क्या होता है आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो व्हेन वी कम्युनिकेट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, आईज, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशंस, दिस इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, आई, स्माइल, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बोलते हैं तो ये नॉन वर्बल होता है। एग्जाम्पल है पैटिंग। पैटिंग का मतलब थपथपाना, कंधा थपथपाना। जब आपने कोई शाबाशी देनी होती है तो आप कंधा थपथपाते हैं कि वेल डन, ग्रेट जॉब डन। क्रॉसिंग आर्म्स एंड लेग्स, ये बहुत ही नेगेटिव जेस्चर है। क्लैपिंग करना, है ना, जब आप खुश होते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, अपलॉड करते हैं, तो आप क्लैपिंग करते हैं। जब आप ओवर रिस्पेक्ट में होते हैं तो आप जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर, है ना, टू से नमस्ते, या फिर टचिंग फीट। तो ये एग्जाम्पल हैं हमारे नॉन वर्बल के। आइए अब एग्जाम्पल के बाद एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इट कन्वेज आर फीलिंग्स एंड इमोशंस मोर क्लोजली एंड मोर वार्मली। ये हमारी फीलिंग्स को बहुत वार्मली और बहुत पैशनेटली और बहुत क्लोजली ये हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। डिसएडवांटेज और मोर ऑनेस्टली भी, बहुत ऑनेस्टली भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी एक ऑनेस्टली, कभी आप गुस्सा होते हो ना तो आपके फेस पे आ जाता है, फिर आप छिपा नहीं पाते। कभी आप शर्माते हो तो वो ब्लश करने लगते हो आप, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक बहुत ऑनेस्टली हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? द रिसीवर में ओवरलुक इट। ओवरलुक का मतलब अनदेखा करना, क्योंकि उसके पास एक चांस होता है तो वो अनदेखा कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बुलाया इशारे से, इधर आओ, मैंने अमन को बुलाया तो अमन मुझे अनदेखा कर सकता है। ओनली ए ट्रेंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट। छोटा मोटा तो नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा लेवल का नॉन वर्बल है तो उसके लिए ट्रेंड होना भी ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के आप जेस्चर्स का मतलब नहीं निकाल पाएंगे। अगला आता है मास कम्युनिकेशन। आपको पता होगा मास का मतलब क्या होता है? भीड़ वाला। अब भीड़ का मतलब है समूह, समूह में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, अलग से भी आ सकता है। मास कम्युनिकेशन क्या है? टुडे यू नो दैट टुडे इज़ द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। टुडे इज़ द एज ऑफ मतलब ऐसी एज है जहाँ पर हम जो है कहीं ना कहीं
क्या हो गए हैं, हमें ग्लोबल मतलब हमें अपने नेशनल लेवल पर ही नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बल्कि हम ग्लोबली भी हमें सक्रिय रहना है, हमें जो है एक्टिव रहना है कहीं ना कहीं ग्लोबली भी। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि हमें ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो वी हैव टू एक्सपैंड आउट ऑफ आवर कंट्री टू फॉरेन। हमें ज़रूरी है कि हम अपने कंट्री से एक्सपैंड करके फॉरेन तक अपने पंखों को पसारें। तो कम्युनिकेशन दैट इज़ कन्वेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन गो। एट वन गो का मतलब एक बार में। जो कम्युनिकेशन एक बार में बहुत लोगों को कन्वे करा जाता है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड मास कम्युनिकेशन मेक्स अस एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड। मास कम्युनिकेशन ही है जो हमें वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल करने के योग्य बनाता है। एग्जाम्पल रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन्स। और एग्जाम्पल की वेट हम आपकी तरफ से करेंगे। एडवांटेजेस, बहुत चीप है, बहुत इफ़ेक्टिव वे है। रेडियो पर कुछ भी आपका पैसा नहीं खर्च होता बहुत ज़्यादा, है ना। टाइम और एनर्जी सेविंग है। रियल टाइम अपडेट ले सकते हैं आप एक सिंगल क्लिक पर। जैसे अभी कुछ दिन पहले अर्थक्वेक के ट्रेमर्स आए थे, तो आप एक क्लिक में तुरंत ही आप जो है न्यूज़ देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बहुत जल्दी एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाती है। वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको तुरंत ताज़ा न्यूज़ मिलती रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस। ये आवाज़ जिनके पास आवाज़ नहीं है उनको वॉइस देता है। कैसे देता है वॉइसलेस को वॉइस? फॉर एग्ज़ाम्पल, हर कोई जो है वो पीएमओ ऑफिस नहीं जा सकता, हर कोई जो है वो अपनी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता, लेकिन आजकल आरटीआई है ना। आजकल पीएमओ के मेल हैं आपके पास, ट्विटर पर आप उनको कर सकते हैं चेज़। तो इससे क्या मिलता है, आपको कोई भी परेशानी है, आपके ऑफिसर कोई बात नहीं सुन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बात ऑफिसर को पहुंचा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट मे डिस्ट्रैक्ट पीपल मेकिंग दैम एडिक्टेड टू इट। इसमें क्या होता है, लोगों को ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इसका एडिक्शन पड़ जाता है। अगला और लास्ट है ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज़ द टाइप दैट इज़ अवेलेबल थ्रू इंटरनेट, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। और ई कम्युनिकेशन की रेंज बहुत वाइड है, ईमेल से ब्लॉग, वेबसाइट, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स एंड सो ऑन। एग्जाम्पल हैं ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स, ई मैगजीन्स, ई मेल्स, पॉडकास्ट। और जी इसका एडवांटेज पढ़ा देते हैं। एडवांटेज ये है कि टाइम, मनी और एनर्जी सेविंग है, बहुत ही क्विक है, बहुत फास्ट है, बहुत इजी है ऑपरेट करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी ऑपरेट कर लेते हैं। इट इज़ इजी टू मेंटेन, टू कीप रिकॉर्ड, बट बिकॉज इट डज़ नॉट ऑक्यूपाई फिजिकल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है मान लीजिए कुछ याद आ गया, मान लीजिए आपको लिस्टिकल करना है। लिस्टिकल का मतलब लिस्ट प्रिपेयर करनी है आर्टिकल्स की, तो आप अपने फ़ोन बुक में बना सकते हैं बड़े आराम से, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, हमारी प्राइवेसी रिस्क पर रहती है हमेशा। देयर इज़ ऑलवेज ए रिस्क ऑफ हैकिंग एंड लीकेज ऑफ आवर सर्विस सीक्रेट्स। हमारे सीक्रेट लीकेज होने का, हैकिंग होने का खतरा बना रहता है। डाटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और बहुत सारे फ्रॉड्स आर कमिंग इनटू लाइट विद द इंक्रीज ऑफ ई कम्युनिकेशन। जैसे कि पैसे हमारे ख़राब हो जाते हैं कई बार, है ना। और दोस्तों, ये है हमारा अगला टॉपिक, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो देखिए, वैसे तो यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन अगर हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो देखिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे चैप्टर में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, क्योंकि आपकी बार बार शिकायत रहती है कि आप हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल देती हैं, तो ऐसा नहीं है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कोई टॉपिक किसी प्रोस्पेक्ट से पूछा जाता है और कोई टॉपिक किसी और प्रोस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट होता है। बट अगर मैं ओवरऑल 7 मार्क्स की क्वेश्चंस की बात करूं तो पूरे यूनिट में एक तो रोल और पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पर इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी प्रायोरिटी पर जो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, और थर्ड प्रायोरिटी पर हमारा आएगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो खैर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की। और देखिए, किसी भी संस्था के कामकाज को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस संस्था में कम्युनिकेशन फ़्लो करे। और लेकिन हर संस्था में जो कम्युनिकेशन का फ़्लो होता है उसके टाइप्स डिफरेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, एंड क्या उनके डिमेरिट्स हैं, क्या उनकी मेरिट्स हैं। दिस आल्सो इज़ ए टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन फॉर द लेक्चर।
एक्चुअली इसमें हम एक चीज़ और भी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रेप वाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो ग्रेप वाइन फ्लो जो है वो 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा तो मैंने बताया कि 7 मार्क्स के लिए तो पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमारा फ्लो है वो डाउनवर्ड फ्लो है। डाउनवर्ड फ्लो में क्या होता है कि कम्युनिकेशन फ्लोट करता है या फ्लो करता है फ्रॉम हायर ऑफिशियल्स टू दोज एट द लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, यानी इसमें जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है वो हायर लेवल के ऑफिसर्स से फ्लोट करता है और उसके बाद हायरार्की के अदर लेवल्स पर, लोअर लेवल पर ये फ्लोट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो इसमें ऑर्डर्स पास होते हैं या इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं वो हायर ऑफिसर्स के ऑफिस से पास होते हैं और फिर वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ तक फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोटिसेस, इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट्स। डायरेक्टर ऑफिस से कोई नोटिस फ्लोट करता है वो एचओडी ऑफिस में जाता है एंड एचओडी उसे फर्दर अपनी फैकल्टी में सर्कुलेट करता है, फैकल्टी अपने स्टूडेंट्स में सर्कुलेट करती है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्लो in which our communication flowed, and that is also known as downward flow of communication। तो कम्युनिकेशन इसमें फ्लोट करता है या फ्लो करता है फ्रॉम डायरेक्टर ऑफिस के बाद एचओडी तक जाता है एंड एचओडी के बाद फैकल्टी तक, फैकल्टी के बाद स्टूडेंट्स तक जाता है। पर्पस क्या है इसका? ये पर्पस है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लो इन विच देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी आपको कभी कोई बड़ा काम कराना है, कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, कोई सेमिनार करानी है, तो अगर हायर ऑफिसर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हाउ टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हेन टू डू, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलता है और आपको एक दिशा निर्देश, डायरेक्शंस मिलते हैं। मोटिवेशन के साथ साथ डायरेक्टिव्स मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलते हैं कि ऑफ हाउ टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। तो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड टू गिव डायरेक्टिव्स टू द सबऑर्डिनेट्स। This kind of information is important to pass instructions of about what to do, है ना, what to do, how to do and when to do, when to do, to lead the team। इसमें टीम को लीड करने में भी ये इस टाइप का कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके माध्यम से हम टीम को लीड कर सकते हैं सक्सेसफुली एंड टीम को अच्छी तरह से डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो ये तो उसके मेरिट्स हुए। और भी मेरिट्स हैं, ये तो पर्पसेस थे, सॉरी। अभी पर्पसेस को हम मेरिट्स में भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस में देख लेते हैं। एडवांटेजेस की जगह अगर मेरिट आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। मेरिट्स में है इट हेल्प्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने में और हायरार्की फॉलो मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एम्प्लॉय जो है रूल्स को ब्रीच नहीं करता है, रूल्स का उल्लंघन नहीं करता है और जो प्रॉपर डायरेक्शंस मिले होते हैं उसी के हिसाब से काम करता है। तो ये वाला जो फ्लो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने में और हायरार्की को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज़ इजीली मेंटेन्ड। ऑर्गेनाइजेशनल की जो हायरार्की है वो आसानी से मेंटेन हो जाती है, यानी कि जब डायरेक्टर ऑफिस से कोई भी इंस्ट्रक्शन एचओडी को आता है और एचओडी अपनी फैकल्टी को करता है, फैकल्टी अपने स्टूडेंट्स को करता है, तो एक प्रॉपर चेन डेवलप हो जाती है कि हमें किसको, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो दे विल नॉट डायरेक्टली कम टू डायरेक्टर ऑफिस, बल्कि वो हायरार्की के एक लेवल को फॉलो करेंगे। दे विल विजिट टू देयर फैकल्टी एंड फैकल्टी विल कन्वे द मैसेज टू एचओडी एंड एचओडी फर्दर टेक डिसीजन कि कैसे उसको डायरेक्टर को ये मैसेज कन्वे करना है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है वो मेंटेन हो जाती है और कोई भी किसी को बाईपास नहीं करता है। डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स भी हैं। फीडबैक बहुत स्लो होता है क्योंकि जैसा कि हमने बताया इसमें जो हायरार्की मेंटेन करने में कई सारी चेन को फॉलो करना होता है और क्योंकि बहुत सारी चेन को फॉलो करना होता है इसलिए फीडबैक इसमें बहुत स्लो मिलता है, बहुत टाइम लग जाता है।
मैसेज इज़ डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब ख़राब होना। मैसेज कई बार डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्यों डिस्टॉर्ट हो जाता है? क्योंकि वो इस चेन तक पहुंचते हुए मैसेज कुछ और होता है ओरिजिनल फॉर्म में, और जब वो यहाँ से यहाँ फ्लोट करता है तो मैसेज थोड़ा बिगड़ जाता है, फिर फाइनली यहाँ तक पहुँचने के लिए मैसेज कई बार डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये इसके जो है वो डीमेरिट्स हैं। अगला आता है अपवर्ड फ्लो। अपवर्ड फ्लो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही एडवर्स ऑर्डर है डाउनवर्ड का। एक्चुअली अपवर्ड में क्या होता है कि देखिए, एज ए ऑफिसर, एज ए मैनेजर, एज ए चेयरमैन, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एवरीवेयर। आप एक मैनेजर हैं तो आप हमेशा हर जगह नहीं उपस्थित रह सकते हैं, बट आपको हर जगह का हालचाल पता करने के लिए, हर जगह कामकाज को कैसा चल रहा है, कामकाज का फीडबैक लेने के लिए आपको ज़रूरत होती है अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो अपवर्ड फ्लो में क्या होता है कि सीनियर ऑफिसर्स आल्सो नीड असिस्टेंट फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि juniors can advise, they can also help in making decisions, they can provide valuable feedback, and they can also help in providing important and valuable suggestions. तो सजेशन मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, एंड एज एन ऑफिसर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एवरीवेयर, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक असिस्टेंस एंड हेल्प फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स. दे आल्सो नीड टू प्रोड्यूस रिप्लाईज, एक्सप्लेनेशंस एट सर्टेन ऑर्डर. डाउनवर्ड फ्लो में क्या होता है कि कम्युनिकेशन ऑर्डर जो है वो फ्लोट करता है फ्रॉम जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ टू दोज एट द सीनियर लेवल, फ्रॉम जूनियर लेवल employees to senior level officers. इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लोट जो होता है वो कैसे करता है फ्लोट? इसमें स्टूडेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, स्टूडेंट मॉनिटर हो सकता है, वो कोऑर्डिनेटर हो सकता है, तो स्टूडेंट मॉनिटर से जो इन्फॉर्मेशन है वो फैकल्टी तक जाती है, एंड फैकल्टी उसको पास ऑन करती है अपने एचओडी को, एचओडी फर्दर इसे डायरेक्टर को पास ऑन करता है. इसके एग्जांपल हैं सजेशन बॉक्सेस, फीडबैक फॉर्म्स, ग्रीवेंस प्रोसीजर, ओपन डोर पॉलिसी, रिपोर्ट्स. तो ये इस तरह से ये वाला कम्युनिकेशन फ्लोट होता है. पर्पस देख लेते हैं. एम्प्लॉयज़ कैन फील फ्री टू शेयर हिज ग्रीवेंस एंड प्रॉब्लम्स. इस वाले फ्लोट में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने ग्रीवेंस और प्रॉब्लम्स बहुत ही आराम से, स्मूथली और बहुत ही विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपने ग्रीवेंस और प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं. ऑफिसर्स कैन गैस अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफिसर्स को एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि संस्था में क्या क्या चल रहा है, किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या चल रहा है. फॉर एग्जांपल, चेयरमैन सर आपकी क्लास में नहीं आ सकते रोज़ रोज़, लेकिन उनका जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो स्टूडेंट मॉनिटर है, वो क्लास का हालचाल जो है वो चेयरमैन सर तक पहुँचा सकता है इन सर्टेन मीटिंग्स. एडवांटेजेस ऑफ अपवर्ड फ्लो. It ensures everyone to participate in the growth of the organization. सबसे बड़ा इसमें ये है क्योंकि सजेशंस, फीडबैक और आइडियाज़ जो है वो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ से आमंत्रित किए जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि संस्था की ग्रोथ में हर एक का पार्टिसिपेशन होता है, हर एक को बराबरी से अपॉर्चुनिटी मिलती है, बराबरी का राइट मिलता है, बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके. तो इस तरह से उसको अपॉर्चुनिटी और राइट मिलता है. पॉलिसी मेकिंग में उसके पूरे राइट होते हैं. कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया जाता है तो उसमें हर एक आदमी का डिसीज़न मांगा जाता है. फॉर एग्जांपल, फैमिली में भी कई बार ऐसी भी फैमिलीज़ में व्यवस्था होती है कि देखिए, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि केवल पापा का जो है ज़्यादा चलता है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है कि कभी भी कोई इंपॉर्टेंट सजेशन लेना हो, किसी की शादी में क्या देना है, किसी की शादी में क्या क्या लेन देन करना है, शादी किस बजट में होनी है, तो सारे ही सदस्यों को मिलकर बिठाया जाता है और सारे ही सदस्यों के जो है सजेशन मांगे जाते हैं. तो देखिए, आप भी सोचिए कि जब सारे सदस्यों के सजेशन मांगे जाते हैं तो उनको अपनी अपनी वैल्यू का पता चलता है और वो इक्वली इम्पॉर्टेंट फील करते हैं. एम्प्लॉयज़ फील हाईली मोटिवेटेड. वो हाईली मोटिवेटेड फील करते हैं. क्यों फील करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि दे हैव इक्वल राइट टू सजेस्ट, दे हैव इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इट में हिट द ईगो ऑफ सीनियर्स एट टाइम्स। इसमें क्या होता है कि सीनियर्स का जो ईगो है वो हिट हो सकता है, हर्ट हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अच्छा मेरी बराबरी जो है वो जूनियर भी कर लेगा, तो इस तरह से उनका ईगो हर्ट हो जा सकता है, ईगो प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगला आता है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल फ्लो। इसमें हॉरिजॉन्टल और लेटरल, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको याद रखना होगा, यू मस्ट रिमेंबर कि जो हॉरिजॉन्टल है वही लेटरल है, यानी लेटरल इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल। दूसरी बात यह है कि इसमें फ्लो जो है कम्युनिकेशन का वो ना तो ऊपर से नीचे यानी हायर ऑफिसर्स से लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ तक होता है, ना ही इसमें कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ से हायरार्की मेंटेन करते हुए हायर लेवल और हाईएस्ट लेवल के एम्प्लॉयज़ तक होता है, बल्कि इसमें जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो सेम लेवल के ऑफिसर्स के बीच में होता है। This is very formal and often time consuming activity. Here communication is between personal. Personal का मतलब है आधिकारिक वर्ग, कर्मचारी। इसमें जो है वो कम्युनिकेशन सेम रैंक, सेम स्टेटस और टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, 2 और 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन के बीच के ऑफिसर्स या पर्सनल्स के बीच में होता है। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो किस में होता है? सेम रैंक, सेम लेवल और बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में होता है। पर्पस क्या है? टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल हेल्प, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन लेना। एंड इसका एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। इस तरह से जो है इसमें कम्युनिकेशन फ्लोट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज में फैकल्टी शॉर्ट है, तो वो अपने लेक्चर को कंडक्ट कराने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उससे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन डेवलप होता है, कोऑपरेशन और म्यूचुअल हेल्प डेवलप होती है। एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स टू प्रमोट हेल्दी एंड फ्रेंडली रिलेशंस। इससे हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होते हैं और टीम स्पिरिट जो है वो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट होता है। डिसएडवांटेजेस में ये है कि जब एक डिपार्टमेंट के लोगों का आना जाना दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ओवर फ्रेंडली हो सकते हैं, और जब ओवर फ्रेंडली होते हैं तो दे मे किल देयर इंपॉर्टेंट टाइम इन अनवांटेड एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। देयर माइंड मे बी डाइवर्टेड from the main task or the main target for the growth of the organization। तो इसमें एक तो टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है कि बहुत अच्छे तरीके से कोई भी काम को मिलजुल कर करते हैं, तो एक और एक 1 and 1 मेक्स 11 वाली बात भी होती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ओवर फ्रेंडली होने से कई बार जो है गॉसिपिंग और चिट चैट का और मतलब बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप का एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो बहुत सारा जो काम, जो इम्पॉर्टेंट टाइम जो है जो प्रोडक्टिव वर्क्स में लगना चाहिए था वो अब अनवांटेड और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगने लगता है। अफेयर्स हो सकते हैं इसमें, है ना। अब आता है ग्रेप वाइन। ये देखिए अलग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो ग्रेप वाइन इसे कहते क्यों हैं? क्योंकि ये इतना मल्टीप्लिकेशन में डेवलप होता है कि अगर इस आदमी को पता लग गया तो ये 2 में फैलाएगा और 2 जो है वो इस तरह से फैलाएंगे, और इस तरह से ये जो है गुच्छे की मतलब जिस तरह से वाइन जो है बहुत जल्दी जल्दी फैलती है, इस तरह से ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता रहता है। तो इसलिए इसको ग्रेप वाइन कहते हैं। जिस तरह से ग्रेप्स जो है, ग्रेप की वाइन जो है, बेल जो है बहुत जल्दी फैलती है, इसी तरह से ये भी बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी होगी कि इट इज़ विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि इनफॉर्मल होता है ये। तीसरी बात ये याद रखनी है आपको कि इट स्प्रेड्स रूमर्स। रूमर्स का मतलब अफवाहें, इससे अफवाहें बहुत फैलती हैं, अनयूजुअल टॉक्स बहुत फैलती हैं। और लेकिन इसका भी एक एडवांटेज ये है कि एक क्लेवर, इफ़ द मैनेजर इज़ क्लेवर, इफ़ द मैनेजर इज़ श्रूड एंड टेक्टफुल, तो एक जो मैनेजर है या एक ऑफिशियल पर्सन है, he must know the art to deal with this and he also know how to use this for the welfare of the organization। क्योंकि कई बातें अनाधिकारिक रूप से आपको पता लगती हैं, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, किसको क्या कुछ, किसका माइंड कितनी दूर तक जा सकता है, किस में कौन कौन से टैक्ट हैं, किस में कौन कौन सी जो है
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो अच्छा भी फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल होने के कारण बहुत रिलायबल नहीं है, बहुत भरोसेमंद नहीं है। This may be in form of gossips about love affair between two co-workers मतलब love affair between two co-workers and termination etc. पिंक स्लिप का मतलब है किसको, मतलब टर्मिनेशन मिला है। अब ग्रेपवाइन होता क्या है? ग्रेपवाइन एक्चुअली होता है अनऑफिशियल डिस्कशन ऑन ऑफिशियल इश्यूज। तो ये क्या है? ग्रेपवाइन क्या है? अनऑफिशियल डिस्कशन है लेकिन ऑफिशियल इश्यूज पर है। पर्पस क्या है? पर्पसलेस है। इट एक्चुअली हैज़ ए नेगेटिव शेड, इसका वास्तव में नेगेटिव शेड ही है। अनप्रोडक्टिव है, टाइम टेकिंग है, टाइम किलिंग है। एडवांटेज क्या है? ए क्लेवर ऑफिसर में गेट टू नो द माइंडसेट्स एंड हिडन टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ की माइंडसेट को, एटीट्यूड को, हिडन टैलेंट्स को जानने में हेल्प मिलती है। डिसएडवांटेज ये है कि रॉ इन्फॉर्मेशन इससे स्प्रेड होती है, रूमर्स स्प्रेड होते हैं, और इस तरह से जब रॉ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है तो इट में मार का मतलब हिट होता है, इट में मार का मतलब ख़राब करना, तो इट में मार द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पर को ये हर्ट कर सकता है, हिट कर सकता है। इट स्प्रेड रूमर्स एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इससे रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड ऑन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने, आपके दोस्त ने कह दिया कि कल छुट्टी है, तो वो इतनी अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, रॉ इन्फॉर्मेशन है कि अनरिलायबल है, और या फिर किसी ने कह दिया कि इस कॉलेज में तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो इससे क्या होगा कि जो है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को हिट होगा, मार होगा। अगला हमारा, तो इस तरह से ये हमारे टॉपिक थे, और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें जो है बैरियर्स का क्वेश्चन है, और ये इस तरह से आ सकता है कि बैरियर होता क्या है। ये 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बैरियर होता क्या है? बैरियर में बी डिस्क्राइब्ड एज ए सिचुएशन विच कॉजेज ए डिस्टर्बेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एक ऐसी सिचुएशन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, हिंडरेंस पैदा करती है। हिंडरेंस का मतलब रुकावट पैदा करती है, वही बैरियर है। बैरियर्स आर हिंडरेंसेस, बैरियर्स वो सारे हिंडरेंसेस हैं दैट स्पॉइल्स द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को स्पॉइल करते हैं, एंड रिड्यूसेस द ऑडिबिलिटी बाय वन रीज़न और द अनदर, और ऑडिबिलिटी को यानी कि सुनने की क्षमता को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब कम करते हैं किसी एक रीज़न से या किसी दूसरे रीज़न से। तो वो एक सिचुएशन जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, उसे बैरियर कहा जा सकता है। या वो सारे हिंडरेंसेस, वो सारी बाधाएं जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को स्पॉइल करती हैं एंड मैसेज की ऑडिबिलिटी को रिड्यूस करती हैं किसी एक रीज़न से या किसी भी दूसरे रीज़न से, उन्हें ही बैरियर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छे 2 मार्क्स में आ सकता है। अब हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ बैरियर। बैरियर के कितने टाइप हैं? तो देखिए देयर आर ए नंबर ऑफ टाइप्स। बैरियर में फॉल इनटू वेरियस कैटेगरीज, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और इसके लिए आप जो है एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, इस तरह से करके बना लीजिएगा, प्रॉपर रहेगा। 5 या 6 फ्लो हैं। पहला है मैकेनिकल टेक्निकल बैरियर। देखिए आजकल जो है 80% of our communication, 80 और 90% of our communication depends on some technology और some mechanism। हमारा आज जितना कम्युनिकेशन है, अब फॉर एग्जांपल वी आर कम्युनिकेटिंग टू यू ओवर यूट्यूब, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म है। जो क्लास में आजकल, तो देखिए क्लास में जो कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है उसमें भी प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ाने लगे हैं, तो वो भी एक मैकेनिज्म पर डिपेंड हो गया। हम फ़ोन करते हैं एक दूसरे से, फ़ोन के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, वो भी एक मैकेनिज्म हो गया। हम मेल भेजते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, वो भी मैकेनिज्म्स के थ्रू हो गया। टेलीफोन मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है ना, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। तो जो हमारा 80% कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, मैकेनिज्म बेस्ड हो गया है।
लेकिन अगर वही मैकेनिज़्म जो इस कम्युनिकेशन को कैरी ऑन कर रहा है, अगर वही मैकेनिज़्म ब्रेक डाउन हो जाए, फेल हो जाए, तो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इट कैन नॉट रीच टू द रिसीवर प्रॉपरली, ये रिसीवर तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। तो कुछ पॉसिबल टेक्निकल बैरियर क्या है, वो आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ टेक्निकल बैरियर हैं, यहाँ पर हम आपका भी सपोर्ट चाहेंगे, आप भी कुछ अपने प्रॉपर एग्जांपल्स लिखकर भेजिएगा। पहला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर ब्रेकडाउन है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और मीनवाइल इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाए, कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन वहीं पर ठप हो जाएगा। इसी तरह से वायरस अटैक ऑन कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल बहुत सारे मल्टीपल फोटोज़ multiple photos and multiple files are PDFs are saved on your computer set, and वायरस अटैक हो जाए तो सारा का सारा करप्ट हो जाता है ना डेटा। डिफेक्टिव टेलीफोन लाइंस, कभी कभी आपने देखा होगा कि टेलीफोन लाइंस डिफेक्टिव होती हैं, उसके कारण से क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं या हमें आवाज़ नहीं आती है ठीक से। तो ये भी क्या होता है, इससे भी क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। पुअर साउंड स्प्रेड ऑफ द मीटिंग प्लेस, आपने ये तो देखा होगा, पहले भी हमने बताया कि साउंड जो है वो सिग्नल के फॉर्म में होती है, लेकिन अगर उसको सिग्नल को अच्छे से स्प्रेड करने का प्लेस ना मिले तो वो जो है वाइब्रेट होने लगती है। आपने देखा होगा जब किसी रूम को बहुत टाइम बाद खोलो तो उसमें साउंड हमें वापस आती है लौट लौट कर, क्योंकि वो वाइब्रेट करती है, इको करती है बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी मीटिंग प्लेस का साउंड स्प्रेड सिस्टम, यानी कि एकस्टिक जो है, एकस्टिक का मतलब है साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड जो है प्रॉपर नहीं है, यानी वहाँ साउंड स्प्रेड करने का प्रॉपर जगह नहीं है, तो क्या होगा, उसमें हमें आवाज़ जो है वो सही से सुनाई नहीं देगी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। Weak or defective microphone, if the microphone is not working properly or the capacity of microphone is not according to the capacity of audience available there, मतलब एक माइक की कैपेसिटी केवल 500 लोगों तक ही आवाज़ पहुंचाने की है, और लेकिन उस मीटिंग हॉल में 1000 लोग हैं, या फिर माइक्रोफोन इम्प्रॉपर है, वर्किंग नहीं कर रहा है ठीक से, तो उस कारण से भी बैरियर क्रिएट हो सकता है। Atmospheric effects on TV, radio, especially in rough weather, cloudy weather, stormy weather, rainy weather, आपने देखा होगा कि जब रेन आने को होती है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो टीवी और रेडियो पर क्या होता है, टीवी पे भी पिक्चर गायब हो जाती है और बहुत सारी तरंगें आने लगती हैं, बहुत सारी वेव्स आने लगती हैं। इसी तरह से रेडियो की क्वालिटी में भी रैटलिंग होने लगती है, खड़खड़ाहट होने लगती है, तो आवाज़ में खड़खड़ाहट, रैटलिंग होने लगती है। तो ये भी जो है आवाज़ को सही से हम तक पहुंचने नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगला आता है पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी, स्प्रेड ऑफ इंक, ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स। अगर कभी आपको नोट्स जो हैं वो मिल रहे हैं हार्ड कॉपी में और प्रिंटिंग क्वालिटी या सॉफ्ट कॉपी में भी मिल रहे हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, उस पर इंक छिड़क गई है। ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स का मतलब है ये जो बैकग्राउंड है वाइट है और इस पर हम वाइट ही कलर से लिख रहे हैं, तो उसमें भी जो है हमें, या अभी आपने देखा होगा कोई पिक्चर बुक्स होती हैं, पिक्चर बुक्स में क्या होता है कि कलर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं तो पढ़ना बड़ा ही उनको अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये कुछ मैकेनिकल बैरियर हैं, इसके अलावा आपके भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे तो आप ज़रूर भेजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आता है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक को समझ लेते हैं, सीमेंटिक क्या है। सीमेंटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्या होता है सीमेंटिक का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सीमेंटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए, आप एक बार हम आगे बढ़ें इससे पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज़ ए गेम ऑफ लैंग्वेज ओनली। एंड अगर हम सीमेंटिक की बात कर रहे हैं तो सीमेंटिक तो साइंस ऑफ लैंग्वेज है, और अगर किसी कम्युनिकेशन में सीमेंटिक बैरियर लग रहा है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन तो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो गया। सीमेंटिक इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, ये आपको बता ही दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है लैंग्वेज से, इसीलिए सीमेंटिक बैरियर जो है या सीमेंटिक कम्युनिकेशन जो है, सीमेंटिक बैरियर जो है वो बैडली डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। कुछ पॉसिबल सीमेंटिक बैरियर हैं,
जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनसफिशिएंट या इम्प्रॉपर इनएडिक्वेट वोकेबुलरी इन ए न्यू लैंग्वेज। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, इस बात को हम यूपी बोर्ड वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप इंग्लिश, जो कि आपके लिए नई लैंग्वेज है, जब आप वो यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाउसोएवर इम्पॉर्टेंट थॉट are running into your mind, but due to the lack of vocabulary you are not able to express your thoughts into words. तो insufficient और inadequate vocabulary while using a new language is a barrier. अगला आता है होमोफोन्स और होमोनिम्स। देखिए, हमने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि होमोफोन्स और होमोनिम्स जो हैं वो वर्ड्स होते हैं दैट आर हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम साउंड ये जो है बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम सो बोलते हैं तो आप सो समझ सकते हैं, जब हम वेदर बोल रहे हैं तो आप वेदर समझ सकते हैं, ऑफ और ऑफ, वंस और वंस, देन एग्जाम्पल्स आर ए नंबर ऑफ, दे आर ए प्लेंटी एग्जाम्पल्स। अब आता है डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट एंड एक्सेंट। देखिए, क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होता है। इंग्लिश सभी बोलते हैं, लेकिन सभी के बोलने का ढंग अलग अलग होता है। इस बात को आप इस तरह से और ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। हम सभी की भाषा हिंदी है, भारतीयों की, ज़्यादातर लोगों की, लेकिन हर 30 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। वो कैसे बदल जाती है कि डायलेक्ट का मतलब है कि किसी भी भाषा में वहाँ का रीजनल टच होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अवध की तरफ जाते हैं तो हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन उसमें अवधी टच होता है। मथुरा की तरफ चले जाएं तो ब्रज वाली भाषा हो जाती है वो। लखनऊ में जाएंगे तो बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड लैंग्वेज मिलेगी। बिजनौर में जाएंगे तो अयो, इधर को अयो, बद्दल आ रहा है, इस तरह की लैंग्वेज आपको सुनने को मिलेगी। आप पिलखुआ वगैरह में जाएंगे तो मेरे गैल चल, है ना, तो ये गैल क्या है तो हिंदी, लेकिन मेरे साथ चल को मेरे गैल चल। तो ये जो है ना डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। अब जैसे जो साउथ इंडियन होते हैं वो ट्री को कैसे बोलते हैं, ट्री ना, तो बहुत समझने में जो है इंग्लिश पीपल कि कब इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश पीपल, दे आल्सो स्पीक इंग्लिश, बट वी इंडियंस माइट फील वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट, एंड साइमल्टेनियसली ब्रिटिश पीपल मे आल्सो फील डिफिकल्ट एंड अनईजी टू अंडरस्टैंड आर इंडियंस एक्सेंट। तो ये जो है डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट और एक्सेंट, ये भी कम्युनिकेशन में बैरियर को क्रिएट करते हैं, बिकॉज एक कम्युनिटी का जो प्रोनाउंसिएशन है दैट माइट डिफर फ्रॉम द अदर कम्युनिटी, एंड जब डिफरेंस आता है तो एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल जारगॉन्स आल्सो क्रिएट डिफ़िकल्टी। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जारगॉन्स होते क्या हैं। एक्चुअली जारगॉन्स क्या होते हैं, वो टिपिकल और विशिष्ट वर्ड्स होते हैं जो एक सब्जेक्ट विशेष में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर, मालवेयर, है ना, ये जो वर्ड्स हैं वो इतने टफ हैं कि दूसरी भाषा के लोग उसे जल्दी से नहीं समझ सकते। पॉलिटिक्स में ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, है ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो बाकी लोग इतने आराम से नहीं समझ सकते हैं। तो टेक्निकल jargons क्या है, एक भाषा विशेष में उस भाषा के कठिन वर्ड्स का यूज़ करना। तो टेक्निकल jargons जो हैं वो भी डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, क्योंकि नॉन सब्जेक्टिव जो पर्सन है वो उनको, अब जैसे होमोसैपियंस है, ये ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है होमोसैपियंस। अब जो साइंस का बच्चा नहीं है वो होमोसैपियंस को क्या ही समझेगा, है ना। ऐसे ही विनेगर सबको पता है, लेकिन साइट्रिक एसिड तो केवल साइंस का स्टूडेंट ही समझ सकता है ना। तो ये जो साइट्रिक एसिड है, ये जो होमोसैपियंस है, ये टेक्निकल jargons है, क्योंकि ये साइंस के वर्ड्स हैं और नॉन साइंस का बच्चा इन्हें नहीं समझ सकता। इसी तरह से फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है कि ट्रांसलेशन जो है, कई चीज़ें हमें ओरिजिनल फॉर्म में ना मिलकर ट्रांसलेशन फॉर्म में मिलती हैं, और अगर उसका ट्रांसलेशन में थोड़ा भी करप्शन है, थोड़ा भी चेंज हो गया है, तो वो हमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है और हम नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से एक जो मैंने इसमें नहीं लिखा है वो मुझे अभी भी याद आ रहा है, वो ये है कि इम्प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पंक्चुएशन का मतलब है ये मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा मनु कम हेयर, तो हमारा मतलब है कि अब हमने जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है उसका मतलब है कि मनु जरा यहाँ आना।
लेकिन अगर हम ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाते हैं, खाली ये लिखते हैं मनु कम हेयर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मनु यहाँ आता है, कम्स होना चाहिए वैसे, लेकिन मनु कम्स हेयर। तो इस तरह से जो है पंक्चुएशन मार्क्स भी जो है अर्थ का अनर्थ क्रिएट कर देते हैं, और अगर ठीक जगह पर ना लगे हों तो क्या करते हैं, ये सिमेंटिक बैरियर को क्रिएट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इनसे। आगे चलते हैं। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए, अनफॉर्चुनेटली द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर एसोसिएटेड विद, वेयर वी वर्क, वेयर वी आर कनेक्टेड टू, समटाइम्स दैट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो पुट्स ए बैरियर। कई बार हम जिस संस्था में काम कर रहे होते हैं उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वर्किंग में कहीं ना कहीं अड़चन डालती हैं, हिंडरेंस डालती हैं, डिस्टर्बेंस डालती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है, इम्प्रॉपर पॉलिसी मैनेजमेंट, विज़न और मिशन। किसी किसी संस्था का पॉलिसी मैनेजमेंट और विज़न और मिशन इतना इम्प्रॉपर होता है कि हम जो है वहाँ पर काम करने में बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे ही है हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स। देखिए, किसी भी संस्था को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए रूल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी संस्था में ओवर हार्ड, ओवर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलती है, आपको 12-12 घंटे, 13-13, 14-14 घंटे काम कराया जाता है ना, या फिर या फिर जो है आपकी मेडिकल केयर नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हार्ड हैं, तो आप एक सर्टेन टाइम में वहाँ पर कोप अप नहीं कर पाते हैं और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इसी तरह से फास्ट चेंज इन रूल्स, आप ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूल्स और रेगुलेशंस बहुत जल्दी क्विकली, प्रॉम्प्टली चेंज होते रहते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने एक तरह के टाइम टेबल में अडेप्टेबिलिटी बनाई अपनी, मीनवाइल अगले वीक आपने देखा कि टाइम टेबल चेंज हो गया है। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि आपने अभी तक एक रूल की, एक व्यवस्था के साथ चलने की आदत डाली, और जब आपने आदत डाली तभी मीनवाइल वो दूसरा रूल इम्प्लीमेंट हो गया। तो बार बार रूल का चेंज हो जाना और हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल का होना भी बैरियर लगाता है और आदमी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ का अभाव होना, लैक का मतलब कमी होना, जैसे कि इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड वर्जन्स, कंप्यूटर के वर्जन्स आउटडेटेड हैं, आउटडेटेड मशीनरी है, अनहाइजीनिक कंडीशंस, इनसैनिटरी कंडीशंस जो है सही नहीं है, इनसैनिटरी कंडीशन है, सैनिटेशन नहीं है प्रॉपर, है ना, वॉशरूम्स बहुत अनटाइडी हैं, नॉन एसी केबिन्स हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कामकाज में और प्रॉपर वर्किंग में प्रभाव डालती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव प्रॉपर नहीं है, कमीशन प्रॉपर नहीं मिलता है, अप्रेजल प्रॉपर नहीं मिलता है, तो भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। डिले इन सैलरी, वेजेस एंड रेमोनरेशन, अगर रेमोनरेशन, सैलरी, वेजेस में डिले हो जाता है, डिले का मतलब क्या है, देरी हो जाती है, तो भी एक आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉपरली बातचीत नहीं कर पाता है एक दूसरे से, और उसका सारा ध्यान कहाँ लगा रहता है, अपने रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, कि वो काम तो कर रहा है लेकिन उसे घर की चिंता है कि रात को घर जाकर कैसे मैं अपना जो है अरेंजमेंट करूँगा। एक आता है लूज ग्रिप ऑफ अथॉरिटीज़। ग्रिप का मतलब होता है होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़। अब क्या होता है कि आपने देखिए इससे पहले पढ़ा था कि हर संस्था में कम्युनिकेशन के फ्लोज होते हैं और एक हायरार्की होती है। अब मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपकी क्लास में आप एक मॉनिटर हैं क्लास के, और आपकी क्लास में कर्टेन्स नहीं है प्रॉपर। आपने ये जो है अपनी प्रॉब्लम वो अपने एचओडी को बोली, लेकिन एचओडी जो है, आपने तो एचओडी को बोल दी, एचओडी की ग्रिप अपने ऑफिसर्स पर इतनी ढीली है, इतनी लूज़ है, इतनी इनएक्टिव है कि वो काम नहीं करवा पाए, है ना, एचओडी डायरेक्टर से कहकर कर्टेन्स की व्यवस्था नहीं करा पाए। तो आप एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, लास्ट में आप कहना छोड़ देंगे और कम्युनिकेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कहने और ना कहने का कोई प्रभाव नहीं होता है। आप अथॉरिटीज़ से कह देते हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ की अपने अथॉरिटीज़ के ऊपर पकड़ ठीक नहीं है और मेरा ये काम हो नहीं पा रहा है, तो आप फिर कहना छोड़ देंगे।
डिस्ट्रैक्टिंग और नॉइजी एनवायरनमेंट, कई बार क्या होता है कि आपके ऑफिस के कल्चर के आसपास जो है वो आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्लमसी होता है, बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में आप काम नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके ऑफिस में बाहर का बहुत शोर आ रहा है, बहुत व्हीकल्स का शोर आ रहा है, कभी रेलवे ट्रैक की ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही हैं, या फिर रेहड़ी वालों की आवाज़ें आ रही हैं, चाय चाय चाय, है ना, इस तरह का हो सकता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आपका तो ध्यान जो है बार बार चाय पर ही जाएगा, है ना। फियर ऑफ सुपीरियर्स एंड बॉस, अगर आपके अंदर मतलब आपका बॉस जो है ओवर हार्ड, ओवर स्ट्रिक्ट है, या बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग बिहेवियर का है, हार्श है ना, तो आप जो है कभी भी अपने बॉस से बात अपनी नहीं कह पाएंगे और आपकी बात आपके मन में ही रह जाएगी। तो इस तरह से भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि आप बातचीत नहीं कर पाते हैं आपस में, और आप जब नहीं कर पाते हैं कम्युनिकेट तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। एंड देन देयर कम्स पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर्स में बी इन प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब अधिकता में हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग पर्सोना होता है, अलग अलग पर्सनालिटी होती है, और अलग अलग पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के अलग अलग बैरियर्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, पर्सनल बैरियर जनरली इनहेरिटेड बाय बर्थ, ये जनरली बाय बर्थ होते हैं, और इसीलिए क्योंकि बाय बर्थ होते हैं तो जो चीज़ें बाय बर्थ हमारे पास होती हैं उसको हम बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं उनसे ओवरकम करने के लिए, उनसे निपटने के लिए। कुछ पर्सनल बैरियर्स हैं। बैकग्राउंड नॉलेज, देखिए अगर आपको कुछ समझना है तो आपको थोड़ी ना थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो अगर आपको मान लीजिए साइंस का लेक्चर समझना है तो यू शुड बी हैविंग सम साइंस बैकग्राउंड, है ना। अगर आपको मान लीजिए हम साइकोलॉजी पर कुछ कन्वे करने जा रहे हैं तो थोड़ा तो आपको मतलब पता होना चाहिए उसके बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपका बैरियर लगना ही लगना है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। एज ऑफ द लिसनर में ओवर एज होना और अंडर एज होना। अगर आप ओवर एज हैं तो भी आप सर्टेन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक 95 ईयर्स के ओल्ड एज के पर्सन से ये बोला जाए कि ये एंड्रॉयड फ़ोन है और इस तरह से हम इसमें इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स जो हैं वो मामा जी के पास भेज सकते हैं, उनसे फ़ोटोग्राफ मंगा सकते हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। या हम वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। इसी तरह से एक अंडर एज का पर्सन है, बहुत छोटा बच्चा है, उसके सामने आप जो है ये बातें करें, क्या बातें करें कि साइंस ऐसा होता है, तो वो बहुत समझने में टाइम लेगा। इसी तरह से जेंडर बैरियर। अब क्या है कि भारत में इंडियन कल्चर में बेसिकली क्या है कि वी आर जेंडरली मतलब वी आर जेंडरली डिवाइडेड। हम जेंडर बेस पर डिवाइडेड हैं, डिस्क्रिमिनेटेड हैं। देयर इज़ ए नंबर, मीन्स देयर इज़ हैवी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ जेंडर। जेंडर में क्या है कि सम थिंग्स या सम असाइनमेंट्स आर मेड to be done by girls and some assignments are male centric। कुछ तो मेल सेंट्रिक हैं और कुछ फीमेल सेंट्रिक हैं। तो जनरली जब फीमेल आर आस्क्ड टू डू सम वर्क दैट इज़ ऑफ मेल्स तो दे मे फील ऑकवर्ड, एंड साइमल्टेनियसली जब एक लड़के से बोला जाता है कि चाय बना कर लाओ या हाउस होल्ड कोरस करो तो ही मे आल्सो फील ऑकवर्ड एंड शाय। इसी तरह से जब लड़कियों से कहा जाता है कि जाके बिजली का बिल जमा कराया हो, ये कराया हो, तो वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती हैं और वो ऑफिसर्स से उस तरह से बात नहीं कर सकती जिस तरह से लड़का कर सकता है। हालांकि आजकल के तो ज़माने में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज। फ्लाइटी माइंड ऑफ द लिसनर, अगर आप फ्लाइटी हैं, अगर आप चंचल हैं तो उसमें आप बिल्कुल भी सुन नहीं पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से मिस हो जाएंगी, आप इनएक्टिवली सुनेंगे। एक्सेस ऑफ सारो, हैप्पीनेस, एंगर, एक्साइटमेंट। कई बार क्या होता है आप एक्सेसिवली सारोफुल स्टेट में होते हैं, आप एक्सेसिवली इलेटेड होते हैं, इलेटेड का मतलब बहुत खुश होते हैं, आप एक्सेसिवली एंग्री होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और ऐसे मूड में एक्साइटमेंट में आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता आप आसपास का। आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा साइलेंट और म्यूट माइंड में चले जाते हैं, और जब ऐसे माइंड में होते हैं तो आप फिर ध्यान से सुन नहीं पाते हैं।
पुअर हेल्थ, कई बार आप सिक हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं, पेन में हो सकते हैं। वीक आई साइट, अगर आपकी आई साइट वीक है, अगर आपकी हियरिंग में डिफेक्ट है तो भी आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। हार्श टोन ऑफ द स्पीकर, देखिए स्पीकर की स्वीट और सॉफ्ट टोन का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर वो हार्श है, रफ टफ टोन है, उसकी कैसी टोन है, रफ टफ टोन है, तो उसका देखिए वो कभी भी आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से बायस्ड एटीट्यूड, अगर स्पीकर का या रिसीवर दोनों में से किसी एक का एटीट्यूड बायस्ड है, एक तरफ झुकाव है, प्रिजुडाइज है, इम्पार्शियल डीलिंग है, तो भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगला आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट टू ओवरकम, क्योंकि हमें कई बार खुद ही नहीं पता होता कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अंदर सर्टेन वीकनेसेस हैं या सर्टेन पिटफॉल्स हैं। क्योंकि हमें ही नहीं पता है तो पहले लेवल पर तो हमें खुद को स्टडी करना होगा, और अगर हमने खुद को स्टडी नहीं करा है तो हमें तो लास्ट तक नहीं पता चल पाएगा कि हम में ये वीकनेसेस हैं। तो बहरहाल अगर हमने एक बार पता लगा लिया कि वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर वीकनेसेस, तो फिर हमें उसको ओवरकम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरनाइट हम उनको ओवरकम नहीं कर सकते, उनसे उबर नहीं सकते। ओवरकम का मतलब है उबरना। साइकोलॉजिकल बैरियर में आपका आ सकता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर आप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, अगर आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन लोगों को देखकर आप अपने आप को लोगों से कम समझने लगते हैं, तो भी आप जो है अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जैसे स्टेज फोबिया है ना, इसका ही एग्जाम्पल है स्टेज फोबिया। स्टेज फोबिया में क्या होता है कि आप अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं और वो उस तरह से आप नहीं कर पाते हैं परफॉर्म। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, फ्रीक्वेंट का मतलब जल्दी जल्दी, अक्सर अक्सर अगर आपका मूड में स्विंग आता है, स्विंग का मतलब उतार चढ़ाव आता है, आप कभी एंग्री हो जाते हैं, कभी एंजाइटी में आ जाते हैं, कभी नर्वस हो जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे और कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कई बार फटीग होता है, आपको थकान होती है, हेडेक होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो ऐसे में भी आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते। अगला और लास्ट है हमारा स्टेटस बैरियर। हायर और लोअर स्टेटस ऑफ द पर्सन आल्सो जनरेट ए बैरियर, क्योंकि जब हायर स्टेटस का व्यक्ति लोअर स्टेटस के व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है तो वो ऑकवर्ड फील करता है। इसी तरह से जब लोअर स्टेटस का व्यक्ति हायर स्टेटस के व्यक्ति से कम्युनिकेट इंटरैक्ट करता है तो वो भी कहीं ना कहीं शाय और ऑकवर्ड फील करता है। तो हायर और लोअर स्टेटस ऑफ द पर्सन आल्सो जनरेट ए बैरियर एंड डज नॉट लेट वन अनदर टू ओपन इन फ्रंट ऑफ वन अनदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए पॉलिटिशियन में फील ऑकवर्ड टू इंटरेक्ट विद ए रिक्शा पुलर। एक पॉलिटिशियन जो है, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है, वो रिक्शा पुलर से बातचीत करते हुए चुनाव के अतिरिक्त, चुनाव वाले टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव के अतिरिक्त जब बात करनी होती है, मिलना जुलना होता है, तो वो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। इसी तरह से वाइल ए कैंडिडेट फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड में फील ऑ स्ट्रक टू सी द ग्लैमरस एनवायरनमेंट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। इसी तरह से जब रूरल बैकग्राउंड का कोई कैंडिडेट होता है, जब वो मल्टीनेशनल कंपनी का, कारपोरेट का ग्लैमरस एनवायरनमेंट देखता है, चकाचौंध वाला एनवायरनमेंट देखता है, तो वो ऑ स्ट्रक हो जाता है, मतलब डर से थोड़ा सा कांप सा जाता है। तो ये हमारे बैरियर थे। अच्छा, अब अगला टॉपिक है, मैंने एक ये चीज़ नहीं बताई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना, इस पूरे यूनिट में 3 टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वही रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, एक डाउनवर्ड फ्लो वाला, और एक जो है 7 CS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैरियर्स का क्वेश्चन भी देखिए आ ही सकता है, लेकिन 3 तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 CS है, बहुत आसान ढंग से समझाया है। आप ना एक ऐसा चार्ट बना दीजिएगा इस तरह से, और उसमें सजा दीजिएगा सारे के सारे 7 CS। कंसाइसनेस, कंसाइसनेस का मतलब होता है संक्षिप्तता। ये कहा गया है, फ्रांसिस बेकन ने ये कहा है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। विट का मतलब बुद्धिमानी होता है, ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्तता। तो संक्षिप्तता, उन्होंने ये कहा है कि संक्षिप्तता जो है वही बुद्धिमानी की आत्मा है। यानी
जो जितना संक्षिप्त होगा वो उतना ज़्यादा बुद्धिमान होगा। आपने देखा होगा हायर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक सॉलिड पॉइंट में अपनी बात कह देते हैं। तो ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। इसीलिए जो कम्युनिकेशन है हमारा वो भी कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। क्रिस्प का मतलब है करारा होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए। टू मैनी वर्ड्स डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड द राइटर बोथ। अगर हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स, इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ एक्स्ट्रा वर्ड्स, टू मैनी वर्ड्स, तो इट मे डाइवर्ट नॉट ओनली द अटेंशन ऑफ द रीडर बट आल्सो इट डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द राइटर टू। बहुत ज़्यादा वर्ड्स का प्रयोग करने से राइटर भी अपने मेन थीम से डाइवर्ट हो जाता है और रीडर तो हो ही जाता है। तो वी शुड नॉट एक्सएग्रीगेट द थिंग्स। हमें चीज़ों को एक्सएग्रीगेट नहीं करना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी अप टू द मार्क। हमें अप टू द मार्क रहने की आवश्यकता है। अगला आता है क्लैरिटी। कम्युनिकेशन शुड बी एज क्लियर एज क्रिस्टल इज़। कम्युनिकेशन हमारा इतना क्लियर होना चाहिए जितना क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल में की एक खासियत है कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है और जो हमें आर पार बड़े आसानी से दिखाई दे जाता है। तो जो अभी हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग शुड बी क्लियर एट वन सिंगल रीडिंग। एक रीडिंग में ही मीनिंग क्लियर होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हिडन मीनिंग और डबल मीनिंग। कोई भी छिपा हुआ अर्थ और डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कंप्लीशन। Communication should be complete in all respect, in respect of information, data, etc. Communication हर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हो या डेटा के रिस्पेक्ट में हो। जो भी हम देने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो भी हम डाटा देने जा रहे हैं, जो भी हम स्टेटिस्टिक्स फिगर्स देने जा रहे हैं, उनमें कंप्लीशन होना चाहिए। और देखिए हमने पहले पॉइंट में बताया था कंसाइसनेस। तो कंसाइसनेस शुड बी अचीव्ड। कंसाइसनेस तो होनी चाहिए बट नॉट एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। लेकिन कंप्लीशन को दांव पर लगा कर नहीं होनी चाहिए। एट द स्टेक ऑफ का मतलब है दांव पर। तो दांव पर हम संक्षिप्तता तो लाएं लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारा कंप्लीशन भी बना रहे। ऐसा ना हो कि छोटा करने के चक्कर में हम इनकम्प्लीट बना दें अपने डॉक्यूमेंट को, क्योंकि एन इनकम्प्लीट मैसेज लीव्स वेरी डल इम्प्रेशन ऑन टू द रिसीवर। इनकम्प्लीट मैसेज रिसीवर पर बहुत ही डल इम्प्रेशन छोड़ता है एंड इट मे आल्सो मार द इमेज ऑफ द सेंडर। क्योंकि गलत इम्प्रेशन छोड़ता है तो इससे सेंडर की इमेज को भी हिट होता है। अगला सीज है हमारा करेक्टनेस। कम्युनिकेशन शुड बी करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। कौन कौन से रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन, इन रिस्पेक्ट टू ग्रामर, स्पेलिंग और एंड इवन पंक्चुएशन। जो भी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो वो सही हो। क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। ग्रामर के फॉर्म में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। स्पेलिंग करेक्ट हो। कई बार हमारा स्पेलिंग बहुत इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि आजकल जो है वो व्हाट्सएप लैंग्वेज का ज़माना है, तो हम लोग भी कई बार स्पेलिंग में गड़बड़ कर देते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स सही जगह पर लगे होने चाहिए। एरर फ्री होना चाहिए और मीटर्ड और मेजर्ड टोन में कन्वे होना चाहिए। मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन का मतलब है नप्पे तुले वर्ड्स में। कोई बहुत ज़्यादा एक्सएग्रीगेशन ना हो, नप्पा तुला हो, मीटर्ड मेजर्ड हो। तो ये एक नया टर्म है, इसे याद रखिएगा। अब आता है कर्सी। कर्सी का मतलब है विनम्रता। देखिए कर्सी जो है वो कम्युनिकेशन की जान है, कम्युनिकेशन के लिए लाइफ ब्लड है। एंड कम्युनिकेशन जो भी हम करने जा रहे हैं वर्बल रिटन, दैट शुड बी इन ए पोलाइट एंड सॉफ्ट टोन। Soft tone automatically attracts the attention of the receivers and wins their confidence. देखिए अगर आप सॉफ्ट टोन में कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी कहेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे जो है रिसीवर का अटेंशन आप विन कर पाएंगे और उसका कॉन्फिडेंस भी जीत पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है किसी ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपसे कोई आकर आप सीट मांगता है, बहुत ही पोलाइटली मांगता है, सॉफ्ट टोन में, रिक्वेस्टिंग वे में, तो आप उसको अपना सीट देने के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर कोई हार्श और रफ टोन में बोलेगा तो आप कभी भी उसको अपनी सीट नहीं देंगे, है ना। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है वो पोलाइट टोन में होना चाहिए, सॉफ्ट टोन में होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट टोन जो है ऑटोमेटिकली रिसीवर का अटेंशन विन करती है और उनका कॉन्फिडेंस आप ले सकते हैं। टू बी सॉफ्ट इन योर कम्युनिकेशन यू मे यूज़ पोलाइट टैक्टिक्स, यूज़ ऑफ सॉरी, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू एंड ओवरऑल दैट
यू कैन यूज़ यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड का मतलब है टू मेक अदर्स फील वैल्यूएबल, टू मेक अदर्स फील हाउ मच इम्पॉर्टेंट दे आर। आई एटीट्यूड की जगह यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करिए, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। अगला हमारा जो है वो कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन का मतलब है कि मीन्स टू कंसीडर द अदर पर्सन एंड टू एड्रेस दैम पुटिंग यू इन देयर प्लेस। क्या मतलब है इसका? कंसीडरेशन का मतलब है टू जज अदर्स द वे यू वांट टू बी जज्ड, टू रिस्पेक्ट अदर्स यू योरसेल्फ वांट टू बी रिस्पेक्टेड, टू ट्रीट अदर्स द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड। लोगों को उस तरह से ट्रीट करना जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं, लोगों की उस तरह से रेस्पेक्ट करना जैसे आप खुद की रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोगों से उस तरह से डीलिंग करना जैसी डीलिंग आप अपने साथ होते देखना चाहते हैं। कंसीडरेशन का मतलब ये है कि लोगों को उस तरह से कंसीडर करना, समझना। कंसीडर का मतलब समझना, और उनको उस तरह से एड्रेस करना, मतलब उनसे उस तरह से इंटरेक्ट करना उनको अपनी जगह रखकर, है ना। You talk to someone in a way you would want someone to talk to you। दूसरों से ऐसे बात करना जैसे आप अपने साथ बात होना चाहते हैं। Being considerate means, considerate होने का मतलब है to be empathetic, to understand their problems, to pay regard to their interest and benefit। कोई भी बात कही जाए तो सिर्फ अपना अपना भला ना देखा जाए, बल्कि उनकी नीड को, उनके इंटरेस्ट को, उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए बात कही जाए, उनकी प्रॉब्लम को सोचा समझा जाए और एम्पैथेटिक हुआ जाए। अगला आता है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब है बीइंग वेरी स्पेसिफिक, बीइंग वेरी मीनिंगफुल एंड फोकस्ड। स्पेसिफिक होना, मीनिंगफुल होना और फोकस्ड होना, रादर देन बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है घुमा फिरा के बात कहना, तो घुमा फिरा कर बात ना कही जाए, बल्कि क्या, स्ट्राइक ऑन द पॉइंट, बल्कि पॉइंट पर स्ट्राइक करें, पॉइंट पर सीधे चोट करें, यानी कि डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। कॉन्क्रीटनेस का मतलब है फैक्चुअल होना और ऑथेंटिक होना, फैक्चुअल और ऑथेंटिक होना। तो ये 7 C's थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब आता है हमारा अगला, वो है, ये छोटे छोटे नोट्स हैं, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कोड। कोड का मतलब है सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लेटर्स या साइंस। वर्ड्स, लेटर्स और साइंस की एक ऐसी व्यवस्था जिनको अगर कंबाइंड कर दिया जाए, यानी लेटर, साइन और वर्ड को अगर मिला दिया जाए तो ये एक मैसेज कन्वे करते हैं, या तो सीक्रेट फॉर्म में, या शॉर्टर फॉर्म में, या कन्वीनियंट फॉर्म में, जो कि रीडर्स को अंडरस्टैंड करने में बड़ा ही आराम देता है। तो वर्ड्स, लेटर्स और साइंस का एक सिस्टम जिनको अगर अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो वो एक मैसेज कन्वे करते हैं, या तो सीक्रेट फॉर्म में या शॉर्टर फॉर्म में, और ऐसी कन्वीनियंट फॉर्म में जो रीडर्स को समझने में आसानी रहती है। फॉर एग्जाम्पल वी से द मैसेज वाज रिटन इन ए कोड, जैसे हम लिखते हैं नाइट, है ना, फाइन, तो ये कोड तो है। In other words, we may say that code may be defined as any group of symbols। symbols का ग्रुप होना जो एक वे में स्ट्रक्चर्ड होता है, जो मीनिंगफुल होता है और जो रीडर्स को समझने में आसानी रहती है। कोड जो है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, और इनको अगर कंबाइंडली मिला दिया जाए तो ये मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंटेंट। कंटेंट क्या है? कोई भी मैसेज है जो डिलीवर करा जाता है फॉर सम पर्पस, या हम कर सकते हैं कंटेंट इज अ मैसेज दैट इज डिजाइंड और स्ट्रक्चर्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑडियंस, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर सम स्पेसिफिक गोल। तो फॉर सम स्पेसिफिक गोल, फॉर सम स्पेसिफिक ऑडियंस, है ना। तो कंटेंट में दोनों ही होते हैं, एलिमेंट भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है। जब एक से ज़्यादा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी हो तो एक ऑर्डर और स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है स्टिमुलेट करने वाला, यानी कि उकसाने वाला। स्टिमुलेट कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रिएक्ट करने के लिए कारण बनती है, जैसे कि फूड की स्मेल जो है वो आपको टेम्प्ट करती है, आपको मतलब
उकसाती है कि आप उसको, मतलब जब एक खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होती है तो वो आपको टेम्प्ट कर देती है माफ़ कीजिएगा, वो आपको टेम्प्ट कर देती है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा उकसा देती है कि आप उसे खाने के लिए ललायित हो जाते हैं। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन है रिसीवर का ऑन रिसीविंग द मैसेज ऑफ अबाउट हाउ मच ही कुड अंडरस्टैंड द डिलीवर्ड मैसेज। तो रिस्पॉन्स क्या है? रिसीवर का रिएक्शन है जब उसे कोई भी मैसेज रिसीव होता है, किसके बारे में रिएक्शन है कि उसे कितना मैसेज समझ में आ गया है। Response may be recorded in form of feedback form, in form of grievance procedure, in form of suggestion boxes and इसी तरह से किसी भी फॉर्म में ये रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगला आता है हमारा वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड आपको अच्छी तरह से पता है, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनके अलावा हमारा एक और भी वॉवेल है जो है वाई। वाई को भी हम वॉवेल या सेमी वॉवेल में मानते हैं। तो अब ये जो वॉवेल साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वॉवेल साउंड जो है वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्री फ्लो ऑफ ब्रीथ आउट ऑफ द माउथ। जब हम माउथ से ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो फ्री फ्लो करना होता है हमें, यानी कि ब्रीदिंग आउट करने में, माउथ से ब्रीदिंग आउट करने में हमें फ्री फ्लो लेना होता है, हमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्री फ्लो में ब्रीदिंग आउट करना होता है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? बाकी को छोड़कर, इनको ए ई आई को ओ यू को छोड़कर रिमेनिंग जो 21 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय ब्रीफली स्टॉपिंग द एयर फ्लो। इसमें एयर फ्लो को थोड़ा सा रोक कर बोला जाता है। और उसमें कैसे बोला जाता है? बाय फ्री फ्लो ऑफ ब्रीदिंग आउट ऑफ द माउथ। तो इसमें फ्री फ्लो होता है लेकिन इसमें ब्रीफली स्टॉपिंग करना होता है। टोन, टोन जो है वो एक क्वालिटी है वॉइस की जो स्पीकर की फीलिंग, उसका मूड, उसका इंटेंशन, उसका एटीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। टोन इंडिकेट करती है कि स्पीकर जो है वो कूल है, एंग्री है, होस्टाइल का मतलब विरोधी है। टोन ही ये बताती है कि वेदर वी आर आस्किंग क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, अरे तुम्हें पता है शिवानी कहाँ रहती है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया, मैं जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट हो गया, उठो और काम करो अपना, ये ऑर्डर हो गया, है ना, प्लीज़ मुझे पानी दे दो, ये रिक्वेस्ट हो गया। तो टोन ये भी इंडिकेट करती है कि वेदर वी आर मेकिंग क्वेश्चन, वेदर वी आर पासिंग ऑर्डर, वेदर वी आर जस्ट simply speaking, or whether we are just passing some order. Our tones should be soft. हमारी टोन सॉफ्ट होनी चाहिए, polite होनी चाहिए और स्वीट होनी चाहिए। हार्श टोन इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, ये कुछ नहीं है ना, हार्श टोन इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर था। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। एंड फिर से बता दूँ, पूरे यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है जी? वो है रोल एंड पर्पस, है ना। और फिर मुझे लगता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 7 C's का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर तैयार कर लीजिएगा। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी सजेशन, डू सेंड योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। वी विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं फिर से बता दूं कि वीडियो का कंटेंट काफ़ी नया है, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है, बहुत ही छोटा, सिंपल और आसान भाषा में नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके सजेशन होंगे तो हम सिर झुकाकर आदर के साथ उन्हें स्वीकार करेंगे, वेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।